गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक आप सभी जो है वो बहुत बढ़िया होंगे। मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि सुबह 8 बजे का एडिटोरियल सेशन आप सभी लोगों ने शुरू कर दिया होगा लगाना। अगर अभी शुरू नहीं किया है फॉर सम रीजन, चाहे सर्दी की वजह से आप उठ नहीं पा रहे हैं या फिर आपके गोल्स कुछ और हैं, तो मैं आपके दिमाग में इस बात को ऐसे फिट करना चाहूंगा कि आज के बाद जब भी आप इंग्लिश वाणी कोर्स को देखें तो सिर्फ उसे इस 2 से 3.5 वाली क्लास की तरह मत देखिएगा। आप ये मानकर चलिएगा कि आपकी जो इंग्लिश वाणी का सेशन है या जो क्लास है, वो कॉम्बिनेशन है इस 2 से 3.5 वाली क्लास का, और कॉम्बिनेशन है सुबह 8 बजे वाली एडिटोरियल एनालिसिस का भी। आप ये मानकर चलिए जब दोनों एट टैंडम चलेंगे तब जाके जो है एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं क्रैक होगा। कारण ये है कि जिस भी स्टेटस पर आप अभी हैं, आपको उस लेवल पर ले जाने के लिए जहां पर एग्जामिनेशन क्रैक होता है, कम से कम मुझे 5-6 महीने आपको रीडिंग का एक्सपोजर 1 घंटे का देना ही पड़ेगा। आपको अगर ये लगता है कि सिलेबस की तरह 15 मिनट 20 मिनट में हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। और वो रीडिंग और वोकैबुलरी और एमसीक्यूज का एक्सपोजर आपको सुबह 8 बजे वाले सेशन में ही मिलता है। जब आप अपना स्टडी प्लान बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए, जितना इंपॉर्टेंस आप इस इंग्लिश वाणी को देते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंस आपको द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस को भी देना है। एक बार जरा ईमानदारी से मुझे बताइएगा, आप में से कितने लोगों ने आज जो है एडिटोरियल का क्लास लगाया और कितने लोगों ने नहीं लगाया। जिन्होंने लगाया वो एक बार मुझे यस टाइप करके दें, और जिन्होंने नहीं लगाया एक बार मुझे नो टाइप करके दीजिएगा, सारे के सारे। मैं देख रहा हूं लगभग 80% बच्चे, इनफैक्ट 90% बच्चे जो है वो यस टाइप कर रहे हैं। जो 20% बच्चे फॉर सम रीजन बेटा नहीं लगा पाए हैं, तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज लगाइए। रीजन क्या है, एज अ टीचर पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस से मैं जानता हूं कि किस एफर्ट की जरूरत पड़ती है इंग्लिश सेक्शन को निकालने के लिए, और वो एफर्ट बिना एडिटोरियल के नहीं आएगा। और ये क्लास तो आपको लगानी ही लगानी है। एक सवाल और करूंगा, आज मंडे को शुरू कर रहे हैं, बीच में आपका 2 दिन का गैप भी था। आप मुझे ये बताइए, जरा सोच के बताइएगा कि जो पिछले 2 दिन है, क्या आप सारे बच्चे जो इस क्लास को लगा रहे हैं, जो हमने पहले की 3 क्लासेस लगाई थी, क्या सबने उनको रिवाइज किया, उनके असाइनमेंट्स को देखा, और आज जब मंडे को आए हैं तो वो सब रिवाइज करके बढ़िया तरीके से एक बार असाइनमेंट्स को देखकर आए? चलिए, यहां पर भी बहुत सारे बच्चों से मुझे यस मिल रहा है। अब देखिए, एक सवाल ये आएगा कि जो असाइनमेंट्स दिए हुए हैं उसमें से हो सकता है आपसे 20% क्वेश्चंस ना निकल रहे हो, 40% क्वेश्चंस ना निकल रहे हो, 50% क्वेश्चंस ना निकल रहे हो। तो याद रखिए, इसका समाधान क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जैसे ही हमारा डिटर्मिनर्स का चैप्टर कंप्लीट होगा, हर एक असाइनमेंट जो मैंने आपको क्लास में दिया है वो मैं आपको बोर्ड पर करवाऊंगा। इसके अलावा जो टोटल असाइनमेंट है, मतलब जो चैप्टर खत्म होने के बाद असाइनमेंट दिया जाता है, वो असाइनमेंट भी मैं आपको करवाऊंगा। तो उसको लेकर आपको चिंता नहीं करनी है। आपने बस क्या करना है, प्रोग्रेसिवली पढ़ना है। जितना आप बेहतर पढ़ते जाएंगे उतना आप बेहतर होते जाएंगे। ये क्लैरिटी होनी चाहिए हमें, हमारे बैच के नियम पता होने चाहिए कि किस तरीके से जो है हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? अभी देखिए, हमने डिटर्मिनर्स चैप्टर स्टार्ट किया था। डिटर्मिनर्स एक एडजेक्टिव्स की कैटेगरी, अगर आपको बताऊं तो बैंकिंग एग्जामिनेशन में एडजेक्टिव से ज्यादा सवाल डिटर्मिनर से पूछे जाते हैं। और आज का जो हमारा एजेंडा है, वहां पर हम एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर को। यहां से एग्जाम में बहुत सवाल आते हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहूं 2019, 2020, 2021, 22, 23 और 24, इन 5 सालों में हर साल प्री एग्जामिनेशन में, प्री की बात कर रहा हूं मैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर का एक सवाल आया ही आया है, और मेंस में तो पूछा ही जाता है। तो हम जो आज करने वाले हैं पहले 1 घंटे में, बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, बहुत लेकर आता है क्वेश्चन। और यह भी समझने वाली बात है, किसी भी रूल से सॉल्व नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनानी पड़ेगी, तब जाके जो है ये सेंटेंस आपके बनेंगे और क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगले 1 घंटे को बहुत ध्यान से आप लगाइएगा। जब 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा तो हमने पहली 2 क्लासेस में जो मेन थीम पढ़ा है और जो टोन पढ़ा है, उसको मिक्स करके जो है हम सीखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और बेहतरीन सवालों को करेंगे, जिससे हमारा नॉलेज बेस ऊपर जाए। और क्लोज करते वक्त हम क्या करने वाले हैं, लगभग 10 ऐसे वर्ड्स जो
एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उनको सीखेंगे और एग्जाम फॉर्मेट में डाल के प्रैक्टिस करेंगे। मतलब हर क्लास जो हम लगा रहे हैं, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीडिंग, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वोकैबुलरी अलोंग विद ग्रामेटिकल स्किल्स। मतलब तीनों पर ही जो है हम काम करने वाले हैं। सारे के सारे अगर रेडी हैं, एक्साइटेड हैं क्लास के लिए, एक बार मुझे EX टाइप करके दे दीजिए एवरीबॉडी। अगर आप एकदम एक्साइटेड है क्लास को लेकर, हम क्लास की शुरुआत जो है वो करने जा रहे हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। असाइनमेंट की PDF को लेकर बहुत सवाल करते हैं बच्चे। जैसे ही क्लास ओवर होती है, विद इन 15 मिनट्स असाइनमेंट जो है आपकी क्लास के साथ लग जाता है। एक असाइनमेंट ये क्लास वाला होता है और एक असाइनमेंट होता है जो आपको करना होता है क्वेश्चंस का असाइनमेंट। दोनों PDF आपको साथ में लगाकर दे दी जाती हैं। हो सकता है आधा घंटा हो जाए, लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा। क्लियर है? चलिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं। बिल्कुल फोकस चाहिए मुझे, 1 सेकंड का भी डिस्ट्रैक्शन इधर उधर नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ेंगे, जरा स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे शब्द तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस अलग से भी देखेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा फोकस के साथ। मैंने एक पहला सेंटेंस लिखा, बहुत सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूं। मैंने कहा ऑल द प्लेयर्स in this team are talented। क्या कहा मैंने? ऑल द प्लेयर्स इन दिस टीम आर टैलेंटेड। सिंपल सा सेंटेंस है, ऑल द प्लेयर्स इन दिस टीम आर टैलेंटेड। अगर आप गौर से देखेंगे और समझेंगे, अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जब मैं कहता हूं कि ऑल द प्लेयर्स इन दिस टीम आर टैलेंटेड, तो मान लेते हैं कि एक टीम है और उसमें जो है 11 प्लेयर हैं। कितने प्लेयर्स हैं? 11 जो है प्लेयर्स हैं। तो जो कहने वाला है वो ये कह रहा है कि ये जो 11 के 11 हैं, ये जो सारे के सारे हैं, ये क्या है? टैलेंटेड है। ये जो सारे के सारे हैं, ये क्या है? टैलेंटेड है। अग्री करते हो? ऑल द प्लेयर्स इन दिस टीम आर टैलेंटेड का मतलब है ये सारे के सारे टैलेंटेड है। आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है ये। अब जरा इधर आइए, मैंने एक दूसरा सेंटेंस लिखा। मैंने कहा बोथ द प्लेयर्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, अगर आप पकड़ेंगे नहीं तो मिस हो जाएगा। बोथ द प्लेयर्स इन दिस टीम आर टैलेंटेड। बोथ द प्लेयर्स इन दिस टीम आर टैलेंटेड। अब आप जानते हैं कि जो सेंटेंस मैंने लिखा है सुनने में कि बोथ द प्लेयर्स इन दिस टीम आर टैलेंटेड, तो हमें पता है जब कोई कहता है कि बोथ द प्लेयर्स इन दिस टीम आर टैलेंटेड, तो हमें पता है कि बोथ में दो ही लोग होंगे, राइट? एक ये है और एक ये है। तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी टैलेंटेड है और ये भी टैलेंटेड है, यानी हमारा रेफरेंस किसकी तरफ है? दो लोगों की तरफ है। आसान बात है, आसान बात है। क्लियर है सभी को? चलिए इसके बाद हम आगे बढ़े। सपोज करिए मैंने कहा आइदर of the players in this team is talented। क्या लिखा मैंने? Either of the players in this team is talented। क्या लिखा? Either of the players in this team is talented। अब जरा इसको समझिए, जब मैं कहता हूं कि either of the players in this team is talented, तो इस बात को समझ लीजिएगा, जहां पर भी आइदर का जिक्र होगा तो हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात चॉइस की कर रहे हैं। और सिर्फ चॉइस की बात नहीं कर रहे हैं, वो चॉइस हमेशा दो लोगों में होगी। कितने लोगों में होगी? दो लोगों में। तो अगर कोई कह रहा है कि आइदर ऑफ द प्लेयर्स इन दिस टीम इज टैलेंटेड, तो वो कहना चाह रहा है या तो भाई साहब तुम टैलेंटेड हो और तुम नहीं हो, या फिर तुम भाई साहब टैलेंटेड हो, तुम नहीं हो। लेकिन जो ओवरऑल रिजल्ट है वो एक ही है। मतलब जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, जो टैलेंटेड प्लेयर है, उसका नंबर एक ही है, दो नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये चॉइस है हमारी। क्लियर है? और क्योंकि एक ही है तो इसीलिए अगर आपने गौर किया होगा कि एक को दिखाने के लिए हमने सिंगुलर वर्ब यहां पर लगाया है, दो को दिखाने के लिए आप देखेंगे हमने प्लूरल वर्ब लगाया है, और यहां पर इतने सारे थे, इसको दिखाने के लिए भी हमने प्लूरल वर्ब लगाया है। क्लियर है सभी को? उसी तरह से अगर मैं आखिरी सेंटेंस लिखूं आपके सामने, अगर मैं कहता हूं
कि नाइदर ऑफ द प्लेयर्स इन दिस टीम इज टैलेंटेड। क्या कहता हूं? नाइदर ऑफ द प्लेयर्स इन दिस टीम इज टैलेंटेड। क्या कहता हूं? नाइदर ऑफ द प्लेयर्स इन दिस टीम इज टैलेंटेड। तो अगर आप गौर से देखेंगे और अगर आप गौर से समझेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जब मैं नाइदर यूज कर रहा हूं, जब मैं नाइदर यूज कर रहा हूं, तब भी बात मैं चॉइस की ही कर रहा हूं, लेकिन इस बार जो चॉइस है वो नेगेटिव चॉइस है। और ये जो नेगेटिव चॉइस है ये भी दो लोगों में ही हो रही है। बस डिफरेंस इतना है कि जिन दो लोगों की बात मैं कर रहा हूं, दोनों को लेकर ही नेगेटिव हूं और कह रहा हूं कि जो प्लेयर्स हैं इस टीम में, दोनों के दोनों ये जो प्लेयर हैं ये दोनों ही टैलेंटेड नहीं है। तो अगर दोनों ही टैलेंटेड नहीं है तो इसका एंड रिजल्ट क्या है? इसका एंड रिजल्ट है जीरो। इसका एंड रिजल्ट क्या है? जीरो है। तो अगर मान लो कि इसमें 11 थे तो इसका एंड रिजल्ट क्या था? 11 था। इसमें 2 थे तो इसका एंड रिजल्ट 2 था। इसमें 1 है तो 1 था और इसमें 0 है तो 0 था। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा सभी को। आखिरी एक सेंटेंस और लिखूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मैंने क्यों लिखा है। और यही कारण है, अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो इज लगा है वो इसके लिए लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है जरा समझना। इस दुनिया में जितनी भी चीजें एक हैं या एक से कम है वो हमेशा लिखी जाती है सिंगुलर फॉर्म में। एक है या एक से कम है वो हमेशा सिंगुलर लिखी जाती हैं। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं तो मैं कहूंगा हाफ अ मीटर। तो आप देख रहे हैं यहां पर मैंने मीटर्स नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि नंबर एक से जो है कम है। एक से क्या है? कम है। तो मैं हाफ अ मीटर लिख रहा हूं। उसी तरह से अगर मैं कहूं 1.5, तो अब आप देख रहे हैं ये नंबर एक से ज्यादा हो गया है। एक से ज्यादा हो गया ना, तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मीटर्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? मीटर्स। जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा 2 है। अगर वो 1.5 भी है तो भी वो प्लूरल ही है। और अगर वो 1 है या एक से कम है, अगर मैं यहां 1 भी लिखता तो भी मुझे क्या लिखना पड़ता? मीटर लिखना पड़ता। क्या लिखना पड़ता? मीटर लिखना पड़ता। क्लियर है? बहुत बेसिक बात है। अब अगर हम ये बेसिक बात समझ गए हैं तो इसी बेसिक बात से एक बहुत सिंपल सवाल एग्जाम में आता है। उस सिंपल सवाल को टैकल कर लेते हैं। जैसे अगर आप गौर से देखेंगे तो मैं अगर एक सेंटेंस लिखूं और कहूं कि मोर देन 1 प्लेयर्स आर selected for the वर्ल्ड कप। अगर मैं सेंटेंस को लिखूं और कहूं मोर देन 1 प्लेयर्स आर सेलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड कप, जब आप इसको हिंदी का ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको ये सेंटेंस सही लगेगा और इसका अर्थ आएगा कि एक से ज्यादा प्लेयर्स को वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। और बिल्कुल आपको सुनने में एकदम सही लगेगा, लेकिन लॉजिक लगाइए, ये आपका हिंदी ट्रांसलेशन है। अंग्रेजी जो है वो ट्रांसलेशन पर निर्भर नहीं करती। दोनों अलग अलग भाषाएं। अंग्रेजी जो है वो काम करती है किस पर? वो काम करती है कॉन्सेप्ट पर। और कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मुझे बचपन में अनगिनत बार मेरे टीचर्स ने सिखाया था। और वो कॉन्सेप्ट ये था, जब मैं दूसरे तीसरे क्लास में था तो मेरी टीचर ने मुझे याद कराया था कि अगर मैं किसी चीज से पहले वन लगाता हूं तो पहली बात तो वो सिंगुलर होती है और दूसरा उसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है। और अगर मैं किसी चीज को एक से ज्यादा कर देता हूं तो वो चीज प्लूरल हो जाती है और उसके बाद प्लूरल वर्ब आता है। अग्री करते हो सारे के सारे? दूसरी तीसरी क्लास में सीखा था। उस बात को जब हमने वहां सीख लिया तो हम यहां क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहे? हमें पता है कि अगर कोई भी नाउन ऐसा है जिसके पहले अगर नंबर 1 लिखा हुआ है तो चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो अगर किसी भी चीज से पहले 1 लिखा हुआ है तो कभी हो ही नहीं सकता कि वो नाउन प्लूरल लिखा जाए। फिर चाहे उसका हिंदी मतलब कोई भी आता रहे, हमारे सामने मजबूरी है कि हमें उसको सिंगुलर ही लिखना पड़ेगा। तो क्योंकि यहां पर 1 लिखा है, हिंदी ट्रांसलेशन कुछ भी आ रहा है, आपको यहां पर प्लेयर्स नहीं लिखना, आपको यहां पर प्लेयर ही लिखना पड़ेगा। क्योंकि प्लेयर क्या है? 1 के बाद प्लेयर ही आता है। और जब आपने यहां पर प्लेयर लिख दिया है तो आप यहां आर भी नहीं लगा पाओगे। तो इसी वजह से आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा मोर देन 1 प्लेयर इज सेलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड कप। ये आपका राइट आंसर होगा।
इसी पर बेस एक और बेसिक सवाल आ जाता है, उस सवाल को भी लिख देता हूं। जैसे एग्जामिनेशन में सवाल आएगा 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज ग्रैपलिंग विद पॉवर्टी। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज ग्रैपलिंग विद पॉवर्टी। अब देखो समझना है इस बात को, बहुत ध्यान से सुनना। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज ग्रैपलिंग विद पॉवर्टी का मतलब है 1/3 पॉपुलेशन जो है वो जूझ रही है। सुबह एडिटोरियल में कराया भी था मैंने ग्रैपल वर्ड, जूझ रही है गरीबी के साथ। एकदम सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली राइट है। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख दूं 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 2/3 of the population is grappling with poverty. 2/3 of the population is grappling with poverty. तो अब आपको सुनने में यह सेंटेंस भी बढ़िया लग रहा होगा, लेकिन आप अगेन अंग्रेजी का सबसे बेसिक प्रिंसिपल भूल गए हो, और वो बेसिक प्रिंसिपल है कि जब 1 होता है तो बॉय होता है, 2 होता है तो बॉयज होता है। तो अगर 1 होता है तो 3rd होता है, और 2 होता है तो थर्ड्स यहां पर होना चाहिए, 3rd नहीं होना चाहिए, लिखना चाहिए 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। क्या लिखना चाहिए? 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज ग्रैपलिंग विद पॉवर्टी। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज ग्रैपलिंग विद पॉवर्टी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा? 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज ग्रैपलिंग विद पॉवर्टी। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहां पर इज आएगा या आर आएगा, तो मैं आपसे पूछूंगा 2/3 एक वचन है या बहुवचन है? 2/3 2/3 इज सिंगुलर और इज इट प्लूरल? बताइएगा जरा। 2/3 इज अ सिंगुलर नाउन और अ प्लूरल नाउन? इट्स अ सिंगुलर नाउन, 2/3 एक से कम होता है ना, तो इफ इट इज एक से कम तो यहां पर इस जो लिखा है वो सही है। हालांकि जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट का नाम, चैप्टर का नाम होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। लेकिन अभी क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की जरूरत मुझे इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए भी आपको चाहिए होगी, तो इसीलिए मैं आपको यहां पर समझाते हुए चल रहा हूं। कहीं भी एक लगा देखो, हमेशा सिंगुलर नाउन लगाओ, हमेशा सिंगुलर। उसका हिंदी अर्थ कुछ भी आ रहा हो, हमेशा सिंगुलर नाउन लगाओ। अगर ये बात क्लियर है तो एक बार सीएल दे दीजिए, मैं आपको दोबारा कॉन्सेप्ट में लेके एक बार जाता हूं। आर्टिकल कहां लगाते हैं वो सब बात की बात है, मुझे बस इतना बताओ कि ये जो मैं समझाया ये समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? चलो अब हम तैयार हो चुके हैं हमारे कॉन्सेप्ट के लिए। अब यहां पर मैंने, आप देखो क्या किया, लिख दिया। तो जो चीजें ये एक से ज्यादा है ये तो प्लूरल है, और ये क्या है? सिंगुलर है। अब जरा इधर आ जाओ, मैंने एक और सेंटेंस लिखा, मैंने कहा नन ऑफ द प्लेयर्स, नन ऑफ द प्लेयर्स in this team is talented. None of the players in this team is talented. आखिरी लाइन मैंने लिखी, none of the players in this team is talented. क्लियर है सभी को? क्लियर होना चाहिए, किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब जरा गौर से सुनना और समझना, बहुत ध्यान से सुनना। इसको थोड़ा सा, चलो एक सेकेंड दो मुझे। चलो ठीक है। अब अगर आप गौर से इसे देख रहे हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर मैं कहता हूं नन ऑफ द प्लेयर्स इन दिस टीम इज टैलेंटेड, तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि मान लो टीम है, उसमें 11 प्लेयर्स हैं। कितने प्लेयर्स हैं? 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो अगर मैं कहता हूं कि नन ऑफ द प्लेयर्स इज टैलेंटेड, तो मैं कह रहा हूं एक भी नहीं, एक भी नहीं है। यानी कितने हैं? 0 है। बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत बेसिक बातें हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं ऑल ऑफ द प्लेयर्स, तो मतलब सारे, सारे मतलब कितने? 2 से ज्यादा। ऑल हमेशा 2 से ज्यादा होंगे। अब 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, लेकिन होंगे हमेशा कितने? 2 से ज्यादा। आज के बाद क्या सोचेंगे? जब भी ऑल दिखा 2 से ज्यादा होंगे। अगर वो 2 होंगे तो क्या होगा? बोथ द प्लेयर्स इन दिस टीम आर टैलेंटेड। 2 है तो बोथ है।
इसी तरह सुनिए, आइदर ऑफ द प्लेयर्स इन दिस टीम इज टैलेंटेड। जब भी आइदर की बात होगी तो टोटल दो होंगे, टोटल दो होंगे, लेकिन चुनाव एक का होगा। जब भी नाइदर की बात होगी तब भी दो होंगे, चुनाव जीरो का होगा। और जब बात नन की होगी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बात नन की होगी होंगे दो से ज्यादा, होंगे दो से ज्यादा, लेकिन उनमें से एक भी नहीं होगा, उनमें से एक भी नहीं होगा। मोर देन टू होंगे, तय बात है ये, लेकिन एंड रिजल्ट जीरो होगा। और अगर टू हो, ध्यान से सुनिए, अगर टू हो और एंड रिजल्ट जीरो है तो क्या लगाएंगे? अगर टू है और एंड रिजल्ट जीरो है तो वो क्या है? ये मैंने वन लगा दिया, क्या गड़बड़ कर दी, रुको जरा एक सेकंड, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं जरा। यहां पर ये 11 है, यहां पर ये 2 है, यहां पर ये आइदर वाला है, तो मैं इसको आइदर को जोड़ रहा हूं इसके साथ, ठीक है। ये आइदर है, आइदर का मतलब एक है, नाइदर है, नाइदर का मतलब क्या है? जीरो है, और ये है जीरो, ठीक है। तो याद रखिए, ये बोथ है तो दो है, आइदर है तो एक है, नाइदर है तो जीरो है, लेकिन कितनों में से जीरो है? दो में से जीरो है, और नन है तो जीरो है। अभी तक जो भी बातें हमने करी हैं, ये बेसिक बातें हैं जो आपको हर किताब में मिल जाएंगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर किताब इस चीज को पढ़ाती है। ऐसा हो सकता है प्री एग्जामिनेशन में कहीं सवाल आपको यहां से दिखने को मिल जाए, लेकिन जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जामिनेशन में कंसिस्टेंटली मिलेंगे और वो गुजरेंगे यहीं से। पहले मुझे बताइए, क्या आप सभी को ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हुई है कि हम ऑल कैसे लगाते हैं, बोथ कैसे लगाते हैं, आइदर कैसे लगाते हैं, नाइदर कैसे लगाते हैं, नन कैसे लगाते हैं? अगर ये क्लियर है तो आप फिर पूरा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तैयार हो, वरना नहीं हो। क्लियर है? चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं? हम एक खेल करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खेल क्या करने वाले हैं हम ना, जो लिखा है ना, ऑल द प्लेयर्स इन दिस टीम आर टैलेंटेड, इस आर की जगह क्या लगाने वाले हैं? क्या लगाने वाले हैं? नॉट लगाने वाले हैं। बोथ द प्लेयर्स इन दिस टीम आर नॉट लगाने वाले हैं। आइदर ऑफ द प्लेयर्स इन दिस टीम नॉट लगाने वाले हैं। नाइदर ऑफ द प्लेयर्स इन दिस टीम नॉट लगाने वाले हैं। और नन के साथ भी क्या लगाने वाले हैं? नॉट लगाने वाले हैं। यहां से हमारे एग्जामिनेशन का खेल हो जाता है शुरू। अब जो हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे हैं, जब वो इसकी हिंदी करेंगे तो इसकी हिंदी आएगी, सारे प्लेयर्स जो टीम के हैं वो टैलेंटेड नहीं है। सुनने में एकदम सही लग रहा है, सारे टैलेंटेड नहीं है, बात समझ में आ रही है, लॉजिकल भी है। और हमें यह भी समझ में आ रहा है कि अगर सारे टैलेंटेड नहीं है तो इसका मतलब जीरो होगा। सारे टैलेंटेड नहीं है इसका मतलब जीरो होगा ना? यस और नो दीजिए जरा मुझे। मैं कहता हूं कि सारे ही प्लेयर्स टीम के टैलेंटेड नहीं है तो मतलब तो जीरो है, अग्री करते हो ना? लेकिन 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 आप मुझे बताइए, क्या जीरो के लिए हम ऑल लगाते हैं? क्या बहुत सारों में अगर मेरे पास नंबर जीरो है, बहुत सारों में अगर मेरे पास नंबर जीरो है तो क्या ऑल लगाते हैं? नहीं। अगर बहुत सारों में मेरे पास नंबर जीरो है तो हम लगाते हैं क्या? नन। क्या लगाते हैं? नन। क्या सीख रहे हैं? किताब में, एग्जाम में कभी भी अगर आपके सेंटेंस में ऑल के बाद कोई भी नेगेटिव वर्ड आ जाए, कोई भी नेगेटिव वर्ड आ जाए, चाहे नॉट हो, नेवर हो या कुछ भी हो, याद रखना वो सेंटेंस वहां पर गलत हो चुका है। वहां पर राइट आंसर किसके साथ बनेगा? नन के साथ बनेगा। किसके साथ बनेगा? नन के साथ जो है राइट आंसर बनेगा। यहां पर ऑल द प्लेयर्स इन दिस टीम आर नॉट टैलेंटेड नहीं होना चाहिए, यहां पर नन से शुरुआत होनी चाहिए। कैसे लिखेंगे मैं आपको सिखाऊंगा अभी। आ जाइए जरा दूसरे में, बोथ द प्लेयर्स इन दिस टीम आर नॉट टैलेंटेड। जब तक बोथ प्लेयर टैलेंटेड थे तो इमेज ये वाली थी कि तुम भी हो तुम भी हो, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि दोनों ही टैलेंटेड नहीं है। अगर दोनों ही टैलेंटेड नहीं है तो तुम बात जीरो की कर रहे हो, लेकिन तुम बात जो जीरो की कर रहे हो वो कितनों में से कर रहे हो? दो में से कर रहे हो। दो ही तो है बोथ, तो दोनों में से कोई टैलेंटेड नहीं है। ये दो में से जीरो कहां देखने को मिलता है? हमें दो में से जीरो हमें देखने के लिए मिलता है नाइदर में। तो याद रखेंगे कि एग्जामिनेशन में कभी भी बोथ के साथ अगर नॉट या कोई भी नेगेटिव वर्ड दिख जाए तो हिंदी में सेंटेंस मीनिंग सही दे रहा होगा बट अंग्रेजी में गलत होगा। हमेशा क्या लगाएंगे? नाइदर लगाएंगे।
क्या लगाएंगे? नाइदर जो है वो आंसर हमारा होना चाहिए जब दो की बात हो रही होगी। आ जाइए तीसरे में, नाइदर ऑफ द प्लेयर्स इन दिस टीम इज टैलेंटेड। तो आइदर ऑफ द प्लेयर्स इन दिस टीम इज नॉट टैलेंटेड। पहले कह रहा था कि दो एक इनमें से एक टैलेंटेड नहीं है, अब कह रहा है इनमें से एक टैलेंटेड है। जरा सोच के बताना, जरा दिमाग लगाना, अच्छे से सोचना। मैंने कहा आइदर ऑफ द प्लेयर इन द टीम इज टैलेंटेड। नंबर बताओ कितने टैलेंटेड है? एक है, एक ही है ना। आइदर टैलेंटेड, एक ही तो टैलेंटेड हुआ। और मैंने कहा आइदर नॉट टैलेंटेड, यानी एक नॉट टैलेंटेड नहीं है तो दूसरा तो टैलेंटेड ही हुआ। दोनों ही केसेस में सोचिए, चाहे मैं आइदर लिखूं तब भी तो एक ही टैलेंटेड है, और जब मैं नॉट लिखूं तब भी एक ही टैलेंटेड है, क्योंकि दूसरा नॉट टैलेंटेड बन जाएगा। तो जब हम आइदर यूज करते हैं किसके साथ, ध्यान से सुनिएगा, जब हम आइदर यूज करते हैं नॉट के साथ तो मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। आपको बस उस नॉट को हटा देना है और सिर्फ आइदर को लिखना है। क्या लिखना है? सिर्फ आइदर को लिखना है। आप खुद सोचिए, सपोज करना, जरा दो लोग खड़े हैं, मैंने एक के लिए कहा कि आइदर ऑफ द प्लेयर इज टैलेंटेड, तो मैं कह रहा हूं इन दोनों में से एक टैलेंटेड है। कितने? एक नंबर आ गया मेरे पास आइदर। मान लो अब मैं कहता हूं कि आइदर ऑफ द प्लेयर इज नॉट टैलेंटेड, तो इनमें से कोई टैलेंटेड नहीं है। अगर इनमें से कोई टैलेंटेड नहीं है तो एक टैलेंटेड नहीं है, तो जो बच गया है वो तो टैलेंटेड ही होगा ना। तो आइदर का मीनिंग चेंज ही नहीं होता जब हम नॉट लगाते हैं। एकदम सही। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अगर समझ में आई है तो इसको एक बार इंप्रिंट करते हैं अपने दिमाग में। कभी भी ऑल के बाद नेगेटिव देखोगे लगाओगे नन। क्या लगाओगे? नन। कभी भी बोथ के बाद नेगेटिव देखोगे लगाओगे क्या? नाइदर। कभी भी आइदर के बाद नेगेटिव देखोगे लगाओगे क्या? आइदर ही आएगा। बस उस नेगेटिव को हटा दोगे। क्या करोगे? उस नेगेटिव को हटा दोगे। अब आ जाते हैं जरा आखिरी के दो शब्दों पर। एक बात तुम जानते हो, सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई डू नॉट वॉन्ट मैंने सपोज करो एक सेंटेंस लिखा, आई डू नॉट वॉन्ट हेल्प। मैंने क्या लिखा? आई डू नॉट वॉन्ट हेल्प। इसका अर्थ क्या है? कि मुझे मदद नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? मुझे मदद नहीं चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट हेल्प का मतलब मुझे मदद नहीं चाहिए, यही मतलब है ना इसका। अब जरा गौर से सुनो, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, आई डू नॉट वॉन्ट नो हेल्प, आप मुझे बताइए क्या ये सेंटेंस सही होगा? बहुत बेसिक बात है। क्या ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है, आई डू नॉट वॉन्ट नो हेल्प, क्या ये सही होगा? गलत होगा ना। क्यों गलत होगा? इसलिए गलत होगा मेरे भाई कि किसी भी सेंटेंस को हम एक ही बार नेगेटिव करते हैं। एक ही बार। मैंने कहा ना मुझे मदद नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए वाला मैसेज मुझे इस नोट से मिल गया। अब अगर तुम जबरदस्ती एक और नो घुसेड़ दोगे तो मीनिंग पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो जब तुम कहते हो आई डू नॉट, तुम्हें नहीं चाहिए ना, वो हमें इससे पता चल गया। जब इससे पता चल गया नहीं चाहिए, तो इस नो को क्यों लगा रहे हो? ये सुपरफ्लुअस हो गया। क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? इसको उड़ा देना है। आपको सिर्फ लिखना है आई डू नॉट वॉन्ट हेल्प। क्लियर है? अब अगर यह बात समझ में आई है तो यह भी समझ में आ गया होगा। पढ़िए जरा चौथे सेंटेंस को, नाइदर ऑफ द प्लेयर्स इन दिस टीम इज नॉट। अब देखो, नाइदर का मतलब भी नेगेटिव है और नॉट का मतलब भी नेगेटिव है, तो यह गलत हो गया। यस और नो? क्या लिखेंगे? नॉट को उड़ा देंगे। और आखिरी वाले में भी नन का मतलब भी नेगेटिव है और इसका मतलब भी नेगेटिव है, इसमें भी क्या करेंगे? इसको उड़ा देंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्या आपको इन पांचों क्वेश्चन रटना नहीं, हिंदी नहीं, ट्रांसलेशन नहीं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्लियर है आपको दिमाग में? यकीन बताता हूं आपको, अगर ये क्लियर है तो अगले 10 मिनट में हम कम से कम 5 सवाल करेंगे प्रीवियस ईयर के, जो इसी पर बेस्ड पूछे गए हैं। और क्योंकि हमारी आदत है हर चीज को हिंदी करने की, हमने खुद को एग्जाम में बर्बाद किया हुआ है। मैं अब एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज आता है, सर हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, हमारी हिंदी कमजोर है, तो इसीलिए हम इंग्लिश नहीं कर पाते, हिंदी करते हैं। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, जो ये बात तुम्हें समझाई जा रही है, इसके लिए तुम्हें शेक्सपियर का भतीजा होने की जरूरत है क्या? ये तो बेसिक कॉमन सेंस है ना। तो अंग्रेजी कॉमन सेंस मांगती है, ये नहीं मांगती। मैं आपको कुछ कठिन दे ही नहीं रहा, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे रहा हूं। सारी की सारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अंग्रेजी पर बेस्ड नहीं होती है, कॉमन सेंस पर बेस्ड होती है। क्लियर है? अब अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो जरा 2-4 क्वेश्चन करवा के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूं पहले, फिर आऊंगा इस बात पर। चलो भैया इस सवाल को देखते हैं। अब मुझे आप बताइए
क्या इस क्वेश्चन को हम सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया है? क्या कह सकते हैं? यस और नो? कैन वी से इट विथ सर्टेनिटी दैट द सेंटेंस इज 100% रॉन्ग? अब क्या इसके लिए हमें किताबें लिखने की जरूरत है? चेतन भगत बनने की जरूरत है? नहीं, कॉमन सेंस की जरूरत है। हम जब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं और हिंदी के नजरिए से पढ़ते हैं तो ये सिंपल सा दिखने वाला एरर हमारे लिए बहुत कठिन बन जाता है, क्योंकि ये सुनने में सही लग रहा है कि सारे एप्लीकेंट जो हैं उन्हें आज सेलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे जो उन्होंने वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान जमा किए थे। तो भैया गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। तो आप हिंदी में गड़बड़ नहीं लगेगा, बट ये गड़बड़ है, आपका ए पार्ट में एरर है। सही कैसे करेंगे? ऑल जब जीरो होता है तो नन लिखिए, नन के बाद हमेशा ऑफ लिखते हैं, दा लगाइए और लिखिए नन ऑफ द एप्लीकेंट्स, और यहां पर सिंगुलर लिखिए और कह दीजिए सेलेक्टेड। नन ऑफ द एप्लीकेंट्स वाज सेलेक्टेड टुडे ड्यू टू इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा, सभी को क्लियर है। एक बार मुझे CL टाइप करके दे दीजिए। एवरीबडी गिव मी ए CL इफ दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। धीरे धीरे मैं लेवल को वहां लेके जाऊंगा क्लास के एंड तक, ये श्योर बात है। अब आ जाइए जरा दूसरे में। क्या हम दूसरा, देखो पता है क्या होता है, जरा समझना और तुम खुद सोचना कि तुमने ये क्लास ना लगाई होती, तुमने ये क्लास ना लगाई होती और तुम पढ़े हुए हो ना, पहले प्रीवरी निकाला हुआ है तो भी सुनो, तुमने ये क्लास ना लगाई होती और मैं तुम्हें डायरेक्ट ये सवाल दे देता तो तुम इसका आंसर क्या देते? मैं 99% बोल सकता हूं, 99% बच्चे पता है क्या आंसर देते? उन्हें याद आता रूल नंबर 313 जो उन्होंने उस किताब में पढ़ा हुआ था, जो छाप लिया था अपने दिमाग में बिना कॉमन सेंस लगाए। और वो रूल उन्होंने पढ़ा हुआ था कि जब हम डिड लगाते हैं तो डिड के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं। वो सेंटेंस का मीनिंग नहीं पढ़ते, वो क्या करते? वो सेंटेंस को अच्छा डिड लगा हुआ है ना, कंप्लीट आएगा। यही तो करते हो आप, यही तो आप हमेशा करते आए हो। डिड लगा है ना तो कंप्लीट आएगा, आप ये करते, आप ये करते, 100% ये करते, क्योंकि आप सेंटेंस को ऊपरी तौर पर देखते। आप 100% बी में आंसर देते क्योंकि ये रूल किताब में लिखा हुआ है। लेकिन क्या आपने समझा कि सेंटेंस क्या कह रहा है? सेंटेंस जो है बी में जाने से पहले ही गलत हो गया था। सेंटेंस कहता है ऑल द पार्टिसिपेंट्स डिड नॉट, ऑल द पार्टिसिपेंट्स डिड नॉट। जब ऑल के साथ गलत लगा तो ये वैसे ही गलत हो गया। क्या करेंगे? लिखेंगे नन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। ये जो है हमारा राइट आंसर होना चाहिए। नन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। क्या लिखा है? ऑल द पार्ट डिड नॉट कंप्लीटेड सक्सेसफुली ड्यू टू, हाँ यहां पे कुछ होना चाहिए था, कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट होना चाहिए, जो भी होना चाहिए था, लेकिन नन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो है वो यहां पर आंसर आएगा। आप मुझे बताइए क्या आपको क्लियर हुआ है कि मैं किस इशारे की तरफ लेकर जा रहा हूं? अगर मैं चाहता तो मैं आपके साथ आधा घंटा बर्बाद नहीं करता, मैं आपको सीधा ये याद करने को कह देता कि ये रूल नंबर 1 है आज की क्लास का, ये रूल नंबर 2 है आज की क्लास का, ये रूल नंबर 3 है और ये रूल नंबर 4 है। हो गया 15 मिनट में कहानी खत्म, आओ चलो रट्टाफिकेशन करते हैं। नहीं, एग्जामिनेशन ऐसा नहीं होता। एग्जामिनेशन हमें सोचने पे मजबूर करता है और सोच हम तब पाते हैं जब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर है तो एक बार जरा मुझे CL टाइप करके दे दीजिए सारे सारे। अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कहां बढ़ रहे हैं? आगे की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को और गहराई से समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं जरा। अगर ये क्लियर है आपको तो मुझे लगता है ये सवाल भी 2 मिनट में निकाल दोगे। तो मुझे बस एरर बता दो, मुझे राइट आंसर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस एरर बता दीजिए। आप पहले सेंटेंस को पढ़िए जरा। द प्रोजेक्ट स्टॉल्ड, स्टॉल्ड का मतलब होता है रुक जाना, डिले हो जाना। द प्रोजेक्ट स्टॉल्ड फॉर वीक्स बिकॉज आइदर ऑफ द मैनेजर्स हैज नॉट अप्रूव्ड द रिवाइज प्लान आफ्टर मल्टीपल मीटिंग्स। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर जब लिखा है ना आइदर ऑफ द मैनेजर्स हैज नॉट अप्रूव्ड, तो इस सिचुएशन में आप जब आइदर को नॉट के साथ देखते हो, इट इज द मोमेंट आप डिसाइड करते हो कि ये पार्ट जो है वो गलत हो चुका है। आप यहां पर आइदर लगा दीजिए और मीनिंग में देखोगे तो नाइदर भी लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं है, बट ये गलत हो गया है, ये तय है। उसी तरह से अगर आप दूसरे सेंटेंस में जाओगे,
नाइदर ऑफ द टीम्स वर कॉन्फिडेंट। बहुत ध्यान से सुनना और समझना, पहले पढ़ो, आप दूसरा सेंटेंस खुद पढ़ो एक बार, अच्छे से दिमाग लगाइए, मैं आपको समझाऊंगा। पढ़िए और मुझे बताइए क्या गड़बड़ आपको नजर आ रही है इसमें। ये बहुत आसान है। अब देखो यहां पर क्या, देखो यहां पर इन्होंने कुछ नेगेटिव तो नहीं दिया हुआ, इस सेंटेंस में कुछ नेगेटिव तो नहीं दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या किया इन्होंने, जब हम कह रहे हैं कि नाइदर ऑफ द टीम्स, तो इसका मतलब है हम सिंगुलर चीज को रेफर कर रहे हैं, और अगर सिंगुलर चीज को रेफर कर रहे हैं तो यहां पर हमें वॉज जो है वो हमारा राइट आंसर होना चाहिए था। बेसिक सवाल है, प्री में बहुत देखने के लिए मिलता है ये क्वेश्चन। तो हमें यहां पर क्या लगाना है, वॉज लगाना है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है नाइदर का मतलब जीरो होता है, और जीरो हमेशा चीजें क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं। क्लियर है सभी को, ये वाली शीट सभी को क्लियर हुई है? एक बार मुझे सीएल टाइप करके दीजिए। बेटा कोई भी क्वेश्चन हुआ करे ना आपका जो लिंक से हटकर है, तो यार बाद में पूछ लिया करो। अभी पता है क्लास का फ्लो ब्रेक हो जाएगा, हम जो पढ़ रहे हैं ना, बाकी बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आप भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो इफ समथिंग इज अदर देन दिस, तो मुझसे जरूर एक बार बाद में पूछ लेना। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो यार हमारा मिशन है, मेरा मानना है कि अगर बच्चा ढंग से लगा रहा है पहली क्लास से लेकर, और मेरी बात को सुन रहा है ढंग से, एडिटोरियल अच्छे से लगा रहा है, ये क्लास अच्छे से लगा रहा है, तो ऐसा बहुत कम चांस होगा कि कुछ भी उसका छूट जाए। जो सवाल उसके मन में है ना, वो खुद ही धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। तो क्यूरियोसिटी जो है ना, उसको लिमिट कर दो, इस क्लास तक लिमिट करो, आगे क्या होगा ना वो देख लेंगे भाई आगे। अभी अभी जो हो रहा है ना, वो देखो कि जम रहा है दिमाग में या नहीं जम रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आ रहा है एक बार, सर टेंस भी पढ़ा दीजिए। वाह सलाम, 21 तोपों की सलामी दूं मैं तुम्हें सामने खड़ा करके तोप के? अरे पढ़ाएंगे टेंस भी, अभी तुम टेंस समझ ही नहीं पाओगे, मैं सच बता रहा हूं। अगर तुम्हें राम जाता है पढ़ना है तो मैं आज ही पढ़ा देता हूं, आधे घंटे में 20 रूल लिखाऊंगा, खत्म हो जाएगा पूरा टेंस। लेकिन अगर तुम्हें टेंस सही मायने में समझना है, तो सबसे पहले तुम्हें डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव्स और नाउन्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, उसके बाद टेंस पे तुम जा पाओगे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए आराम से चलो। चलो आंसर दे सकते हैं क्या इसी क्वेश्चन को हमने किसमें लिखा हुआ है? इसी क्वेश्चन को हमने फ्रेज रिप्लेसमेंट कैटेगरी में लिखा है। ये एग्जाम में कैटेगरी पूछी जाती है, इसको हम फ्रेज रिप्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। एक वर्ड को अंडरलाइन करके दे दिया जाता है या बोल्ड करके दे दिया जाता है, तो मैंने यहां पर दूसरे कलर से दे दिया है, तो आप आंसर जो है वो दे पाएंगे। बताइए जरा क्या पॉसिबल आंसर है, सोच के बताइए। अब जो बच्चे जल्दी में कर रहे होंगे उन्होंने कहा अच्छा ऑल, अरे सर तो आधे घंटे बकवास करा है सर ने मुद्दे की बात तो बस 30 सेकंड में बताई है, और मुद्दे की बात यह है कि ऑल के साथ नॉट नहीं आएगा। वो क्या करेंगे, अरे मेरे भाई जो देख रहे हैं, जो ए आंसर देख रहे हैं, जरा ये तो देखो यार नॉट भी लगा है यहाँ पर। तो यहाँ पर नन ऑफ द प्रपोज सोल्यूशन डिड नॉट तो नहीं हो पाएगा ना, ये सेंटेंस तो 2 बार नेगेटिव हो गया, इसे उड़ा दो। ठीक है, ये उड़ा दो, डिस्कस ही नहीं है। तो ये जो है आपका राइट आंसर है, ये जो है आपका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा अगले सवाल पर आते हैं। पढ़िए जरा, पढ़िए जरा, इसको पढ़िए अच्छे से। अब तुम मान लो कि इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले सिर्फ हिंदी पर निर्भर होकर जाते इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बड़ा कंफ्यूजन होता है मेरे भाई, बड़े कंफ्यूजन होता है। और कहीं मैं इस क्वेश्चन को और ट्रिकी कर दूं, लिख दूं बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, तो तुम पागल ही हो जाओगे। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी है, क्योंकि तुम जब इसका हिंदी कर रहे हो ना, बोथ ऑफ द पॉलिसीज हैव नॉट एड्रेस्ड, तो तुम्हें पता है कि हिंदी का मीनिंग जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों का साथ नहीं हो सकता, इन दोनों का साथ नहीं हो सकता, तो बात नाइदर पे। अब बोथ को ना करेंगे तो आंसर तो जीरो आएगा। अब जीरो का मतलब तो नाइदर भी होता है, नन भी होता है, नाइदर भी होता है, और नो भी होता है, राइट? तो तब भी तुम्हें सारे सही लगेंगे कि जीरो, तो ये सारे, नो का भी मतलब जीरो है, नाइदर भी जीरो है, और नन भी जीरो है, तब भी सारे सही हैं। लेकिन और जब डीप में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा ये दो में से जीरो है। कैसे पता चला दो में से जीरो है? क्योंकि वहां बोथ लिखा है, तो बोथ में जब दो में से जीरो होगा तो इस नन को उड़ा दोगे। क्या उड़ा दोगे? नन को उड़ा दोगे। ठीक है, दूसरा किससे उड़ाओगे? डी ऑप्शन को उड़ाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पॉलिसी लिखा है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के बाद हैव नहीं आता, सिंगुलर के बाद हैज आता है, इसको उड़ा दोगे। तीसरे में जब जाओगे तो देखोगे जो नाइदर लिखा है, लिख तो सही रहा है लेकिन दोबारा नेगेटिव कर रखा है, तो इसको भी उड़ा दोगे। तब जाके तुम जो है इस सी आंसर पर पहुंचोगे, तब जाके तुम इसको क्या मानोगे? सही मानोगे।
बात समझ में आई? एग्जामिनेशन में ऐसे ही ट्रैप बिछाए जाएंगे आपके लिए, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं, तो अभी सटल वे में चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इंटेंस करेंगे इसको। बताओ जरा मुझे, क्लियर है क्या सभी को सारा कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने सिखाया आपको? एग्जामिनेशन में कैसे दिखाई देगा वो भी क्लियर होना चाहिए, और जो हम समझ रहे हैं वो भी क्लियर होना चाहिए। मिशन ये होना चाहिए, एक भी चीज याद नहीं करेंगे, एक भी चीज का रट्टा नहीं मारेंगे, एक भी चीज को रूल की तरह नहीं देखेंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे दिमाग में और उसी को लेकर एग्जामिनेशन में अटैक करेंगे। चलिए, आई थिंक क्लियर होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मैं देख नहीं पाया, मैं पूछ लूंगा सवाल, अगर कोई सवाल है आगे टैकल कर लेंगे। ये भी 100% गलत हो गया, बताओ जरा। अब जरा सोचना, जरा दिमाग लगाना, बहुत ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। और मैं तुम सबसे कह रहा हूं, तुम समय ले लो 60 सेकंड का, लेकिन दिल से सोचकर जो मैंने सिखाया है वो आंसर देना। बताओ क्या आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? सोचकर, जानकर, पहचान कर आंसर दो। यही तो स्किल है यार एग्जाम की। दिस इज द स्किल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो आपके लिए जरूरी है। समझे? थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, देखो समझते हैं, कॉमन सेंस लगाते हैं। नाइदर ऑफ द कम्युनिटीज हैज नॉट सैंक्शन, ये तो गलत ही हो गया भाई। गलत हो गया तो इसको तो उड़ाई दो, अगर इसको उड़ा दिया तो ये नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया। अब ऑप्शंस में जाएंगे अगर, तो कुछ ऑप्शंस और भी उड़ा सकते हैं देखकर। जैसे अगर आप बी ऑप्शन में जाओगे तो बी में आइदर लिखा हुआ है और आइदर के बाद नॉट लिखा हुआ है, तो ये भी आप उड़ा दोगे, राइट। अब उसी तरह से आप देखोगे आपके पास कितने ऑप्शंस बच रहे हैं, एक सी है, एक डी है और एक ए है। अब जैसे अगर आप देखो नाइदर ऑफ द कम्युनिटीज हैज नॉट सैंक्शन, इसका मतलब क्या है कि किसी भी कमिटी ने सैंक्शन नहीं किया। ये तो मतलब है इसका कि किसी भी कमिटी ने अमाउंट को सैंक्शन नहीं किया, यही मतलब है इस बात का। अग्री करते हो? लेकिन जब तुम आगे पढ़ते हो तो तुम्हें लिखा है एज द बैंक सेज, क्योंकि बैंक कह रहा है कि अमाउंट जो है वो अब रिफ्लेक्ट कर रहा है बैंक अकाउंट में, यानी जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर ये अमाउंट और पैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है बैंक अकाउंट में, तो इसका मतलब सैंक्शन तो किया होगा, किसी एक ने तो किया होगा। अगर किसी ने ना ही किया होता सैंक्शन, तो अमाउंट कैसे रिफ्लेक्ट करता? रिफ्लेक्ट तो तभी करेगा जब किसी ने सैंक्शन किया होगा। अगर सैंक्शन किया होगा तो हालांकि रट्टाफिकेशन में ये जो नाइदर है वो सही लग रहा है, लेकिन जो मीनिंग ये सेंटेंस दे रहा है आगे चल के, वो ये कह रहा है कि एक ने तो दो में से सैंक्शन किया है तभी अकाउंट है। तो इस सिचुएशन में जो हमारा राइट आंसर आएगा, मैंने आंसर ही नहीं दिया क्या राइट? चलो मैंने आंसर ही गड़बड़ कर दिया। चलो यहां पर जो राइट आंसर आएगा मैं क्या लिखूंगा, देखो ऐसे आंसर आएगा, आइदर ऑफ द कमिटीज हैज सैंक्शन, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। मैंने नॉट लगा दिया, ध्यान नहीं दिया, ये जो है हमारा राइट आंसर होना चाहिए। आइदर ऑफ द कमिटीज हैज सैंक्शनड जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए। कैसे पता चला? अगर मैं आपको ये ना सिखाऊं कि आइदर का मतलब एक होता है, तो इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर कभी आ नहीं सकता। आई होप क्लियर हुआ होगा कि यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, रेफरेंस की बात कर रहे हैं। एक बार दोबारा समझाता हूं। मैंने आपको पिछले पेज पर क्या सिखाया? नाइदर का मतलब जीरो, जब हमें जीरो का मतलब देना है तो नाइदर देंगे, और जब हमें एक का मतलब देना है तो आइदर देंगे। यही हमने सीखा है, यही तो सीखा। अब हमें यहां पर सेंटेंस दिख रहा है, ये तो गलत ही हो गया, तो इसका मतलब है यहां पर नाइदर आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर नाइदर लिख दूं, लिखूं नाइदर ऑफ द कमिटीज हैज सैंक्शन, तो इसका मतलब है किसी भी कमिटी ने सैंक्शन नहीं किया, किसी भी कमिटी ने सैंक्शन किया ही नहीं है अमाउंट, ये मतलब होगा इसका। अगर किसी ने भी सैंक्शन नहीं किया तो आगे लिखा हुआ है कि किसी भी कमिटी ने अमाउंट सैंक्शन नहीं किया, क्योंकि बैंक कहता है कि जो अमाउंट है वो अभी अकाउंट में दिख रहा है। अगर अमाउंट अभी अकाउंट में दिख रहा है तो किसी ने तो सैंक्शन किया होगा, किसी ने किया होगा तो कम से कम एक ने तो किया होगा। एक के लिए हम नाइदर यूज नहीं करते, एक के लिए हम आइदर यूज करते हैं। सारा खेल किसका है? कॉम्प्रिहेंशन का है। किसका है? कॉम्प्रिहेंशन का है। आई थिंक लॉजिक आपको समझ में आया होगा, कैसे आपको लैडर चढ़ना है, आपको कैसे चीजों को समझते हुए चलना है, कैसे अपनी रीडिंग को मिक्स करना है इसके साथ, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्लियर है? एक बार मुझे सीएल टाइप करके दो सारे के सारे, गिव मी अ सीएल, और बढ़िया वाला रिवीजन करा करो डेली 15-20 मिनट, आधे घंटे लगाकर।
एडिटोरियल नियम से लगाया करो, उससे तुम्हारी इस सेंटेंस को पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी। बात समझ में आ रही? रीडिंग का मतलब सिर्फ पैसेज नहीं होता, रीडिंग का मतलब पूरा पेपर होता है। बात समझ में आ रही है? बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। क्लियर है? ये आप खुद सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आ रहे हैं। ठीक है, बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, बहुत। आपने अगर नोटिस किया है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, आपने अगर नोटिस किया है तो कभी क्या होता है, आपने भी देखा होगा, कभी तो क्या होगा, ऑल लिख देंगे और ऑल के बाद लिख देंगे ऑल द बुक्स। ठीक है, कभी आप देखेंगे लिख देंगे ऑल बुक्स, कभी आप देखेंगे लिख देंगे ऑल ऑफ द बुक्स। ठीक है, ये तीनों स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे, ऑल द बुक्स, ऑल बुक्स, ऑल ऑफ द बुक्स, देखे ना। सवाल है मेरा, इनमें से सही कौन सा है? इनमें से सही कौन सा है? इनमें से सही कौन सा है? थर्ड, सेकंड? देखो, जब भी मैं कोई सवाल तुमसे बिना सिखाए पूछा करूं तो समझ लिया करो वो ट्रैप क्वेश्चन होगा। अगर मैंने कोई कॉन्सेप्ट सिखाया नहीं है और मैं पहले ही तुमसे सवाल कर रहा हूं तो इसका मतलब ट्रैप क्वेश्चन है, उसका बड़ा उल जलूल आंसर होगा। उल जलूल आंसर ये है कि तीनों ही सही है। क्या है? तीनों ही सही है। हमें सीखना है कि कैसे इस्तेमाल होते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, मैंने कहा ऑल बुक्स आर नॉलेज गिविंग। ठीक है, क्या कहा मैंने? ऑल बुक्स आर नॉलेज गिविंग। क्या लिखा? ऑल बुक्स आर नॉलेज गिविंग। ध्यान से सुनना, जब हम नाउन का इस्तेमाल बहुत जनरल सेंस में कर रहे होते हैं, जब हम कहते हैं ऑल बुक्स, तो मतलब जनरली जितनी भी बुक्स हैं, सारी की सारी किताबें क्या है? नॉलेज गिविंग है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उस नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते, हम क्या लिखते हैं? नो आर्टिकल वाली सिचुएशन है, हम इसको लिख देंगे ऑल बुक्स आर नॉलेज गिविंग। ये एकदम सही है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं, ऑल बुक्स in this library, all books in this library are knowledge giving. All books in this library are knowledge giving. याद रखें, अब जब हम इस बुक्स का जिक्र कर रहे हैं तो जनरल सेंस में बुक का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई भी किताबें नहीं, वो किताबें जो इस लाइब्रेरी में हैं। यानी कोई भी किताबें नहीं, ये वाली डेफिनेट किताबें, ये वाली डेफिनेट किताबें। और मैंने आपको सिखाया है कि जब भी हम किसी डेफिनेट चीज का जिक्र करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? हम उस नाउन से पहले दा लगाते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ऑल द बुक्स इन दिस लाइब्रेरी आर नॉलेज गिविंग। क्लियर है? ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया बेटा, ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा स्ट्रक्चर समझ लीजिए, जब भी ऑल के बाद आप ऑफ लगाते हैं, जब भी ऑल के बाद आप ऑफ लगाते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी उस नाउन को लिख रहे हैं, उस नाउन से पहले कोई ना कोई आइडेंटिफायर जरूर होना चाहिए, कोई ना कोई आइडेंटिफायर जरूर होना चाहिए। आइडेंटिफायर से मेरा मतलब क्या है? आप यहां पर ऑल ऑफ द बुक्स लिख सकते हैं, ऑल ऑफ माई बुक्स लिख सकते हैं, ऑल ऑफ योर बुक्स लिख सकते हैं, लेकिन इस बुक्स को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसके पहले या तो द लगा दीजिए, द नहीं है तो कोई दूसरा आइडेंटिफायर पॉजेसिव हो गया, वो लगा दीजिए, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है? तीन सिचुएशन बनती है ऑल के साथ। पहली सिचुएशन, ऑल के बाद हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते, खाली छोड़ देते हैं। कब? जब जनरल सेंस में जिक्र हो रहा होता है। दूसरी सिचुएशन, ऑल के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। कब? जब हमें बताया जा रहा होता है कौन सी वाली किताबें। और तीसरा, जब हम ऑल ऑफ का स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो भी उससे पहले हमें द लगाने की जरूरत होती है। आई होप क्लियर होगा। क्लियर है तो एक बार सीएल दीजिए सारे के सारे। क्लियर है? बहुत बेसिक बातें हैं। और क्यों हो रहा है? क्योंकि डेफिनेट चीजें हैं। अब देखो, जो कॉन्सेप्ट किसके साथ है? ऑल के साथ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो कॉन्सेप्ट ऑल के साथ है वही कॉन्सेप्ट बोथ के साथ भी है। वही कॉन्सेप्ट किसके साथ है? बोथ के साथ भी है। मतलब अगर हम बोथ यूज कर रहे हैं,
हमने कहा बोथ बुक्स आर नॉलेज गिविंग, तो हमें पता नहीं कौन सी किताबें आर्टिकल नहीं लगाएंगे। वही हम कह रहे हैं बोथ द बुक्स इन द लाइब्रेरी आर नॉलेज गिविंग, तो हम स्पेसिफिक किताब की बात कर रहे हैं तो दा लगाएंगे। और उसी तरह से अगर हम कह रहे हैं बोथ ऑफ, तो उसके बाद भी हमें दा लगाना पड़ेगा। मतलब जो कॉन्सेप्ट ऑल का है वही कॉन्सेप्ट बोथ का भी है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर है एक बार सीएल टाइप करके दीजिए। कुछ नहीं है, मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करूंगा। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कितने कॉन्सेप्ट होंगे। मैं आपको बता दूं, आज जब हमारा पहला दिन था, उससे लेकर जिस दिन तक हमारा कोर्स एंड होगा, आप टोटल मुझसे पढ़ने वाले हैं क्या, लगभग 250 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। आपके जितने भी सवाल आएंगे वो इन्हीं 250 कॉन्सेप्ट्स में से आएंगे। मैं आपको इतने सारे असाइनमेंट्स करवाऊंगा, इतनी सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी बहुत जल्दी सुपर मॉक्स भी स्टार्ट हो जाएगा यूट्यूब पर, कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो कम से कम एक कॉन्सेप्ट के कम से कम नहीं तो 100-150 सवाल कर चुके होंगे, आपके दिमाग में छप चुके होंगे। ऑन द कंडीशन, दो कंडीशन। पहला, अपनी पढ़ाई पर ब्रेक नहीं लेंगे, बीच में गायब नहीं होंगे, क्योंकि फिर दोबारा पकड़ना बहुत मुश्किल होगा, मैं आगे निकल जाऊंगा। दूसरा, रिवीजन जो है नहीं छोड़ेंगे, उसके साथ भी आपको दिक्कत होगी, आप भूल जाएंगे। तीसरा, लगातार जो भी मैं आपको असाइनमेंट्स दे रहा हूं वो आप उतनी ही शिद्दत के साथ करेंगे जितनी शिद्दत से आप क्लास लगा रहे हैं। कोर्स के एंड तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो एग्जाम में आए आपसे होना। आप पैरेलली हिंदू एडिटोरियल लगा रहे होगे तो वहां रीडिंग बढ़िया कर रहे होगे, तो आपका रीडिंग भी बढ़ रहा होगा और ओवरऑल स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव करना शुरू होगा। वो बच्चे जो बस सवाल करें, अरे सर ये हो गया वो गया, वो पहले एक बार ये पूछें क्या ये बातें जो मैंने आपसे कही थी आपने फॉलो करी आखिरी तक। जब आखिरी तक फॉलो करें, आखिरी दिन तक, तब आप सही मायने में ये सवाल पूछने लायक हैं, वरना है नहीं। वरना आपको खुद ही एक बार गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि मैं कर तो पाया नहीं, बात मैं 100 कर रहा हूं बड़ी बड़ी, और फिर पूछना मत कि मैं फेल क्यों गया, उसका रीजन आपके पास खुद ही है। बात क्लियर है? चलो, अब अगर ये क्लियर हुआ है तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी इन द सेंटेंस। अगर इस सेंटेंस में कोई एरर आपको दिख रहा है तो मुझे बताइए कहां पर एरर आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा सेंटेंस जो है वो आपको गलत दिखाई दे रहा है या सही दिखाई दे रहा है, व्हाट्सएवर। पढ़िए जरा, कंसिस्टेंटली क्लास लगाओ, सवाल कम काम ज्यादा। पढ़े, देखो पहला सेंटेंस, ऑल एम्प्लॉइज। मैंने पूछा कौन से वाले एम्प्लॉइज, आपने कहा वो वाले जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, यानी तुमने इसको डेफिनेट कर दिया। तुमने इसको डेफिनेट कर दिया तो यहां पर ऑल द एम्प्लॉइज आना चाहिए था। क्लियर है? ऑल द एम्प्लॉइज आना चाहिए था। दूसरे में बी, ऑल द एम्प्लॉइज, कौन से एम्प्लॉइज, इसका आंसर तो है नहीं, आगे वो वाले है ही नहीं, यानी ये इंडेफिनिट थे। यहां पर दा उड़ा दो, लिखो ऑल एम्प्लॉइज मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द अपडेटेड कॉम्प्लायंस। तीसरे में आइए, बोथ कैंडिडेट्स, कौन से वाले कैंडिडेट्स, देखिए जरा, बोथ कैंडिडेट वो वाले कैंडिडेट्स जो फाइनल इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट हुए हैं। कौन से वाले? ये वाले जो फाइनल इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट हुए हैं, यानी ये डेफिनेट कैंडिडेट्स हैं। अगर डेफिनेट है तो यहां पर दा लगा दीजिए। उसी तरह से आप आखिरी वाले में जाएंगे, बोथ द कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। कौन से कैंडिडेट्स हमें नहीं पता, नहीं पता तो दा उड़ा दीजिए। यहां पर ई जो है आपका ऑल आर करेक्ट जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है, और कोई राइट आंसर नहीं होता। मुझे नहीं पता आपने नोटिस किया है नहीं किया, लेकिन एक चीज आपको समझ में आ रही होगी जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस कर रहा है, कि मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं करा रहा हूं, मैं आपको उन कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन दिया, जेनेरिक एरर का क्वेश्चन दिया, पिछले क्लास में मैंने आपको डबल एरर का क्वेश्चन दिया था, इस बार मैंने आपको मल्टीपल एरर सेंटेंस दिया। तो इसमें भी आपको यूज टू करा रहा हूं, क्योंकि ये भी आपको पता होने चाहिए कि सवाल एग्जाम में किस तरीके से बनता है। तो थ्रू आउट द कोर्स आप देखेंगे मैं आपको अलग अलग चीजों पर टेस्ट कर रहा हूं। अब देखोगे अगर आप, तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, फटाफट से मुझे बताइए कि क्या आपको यहां पर गड़बड़ नजर आ रही है, अगर है कोई तो। मॉक टेस्ट अभी स्टार्ट मत करिए, जब सुपर मॉक स्टार्ट हो जाए तब मैं आपको बताऊंगा। सुपर मॉक जो है वेंसडे को स्टार्ट हो रहा है, 11 बजे से क्लास होगी, सॉरी 9 बजे से क्लास होगी वेंसडे को। सारे लगा लेना, पहला दिन तो सारे लगाना, वहां मैं बताऊंगा आपको। पढ़िए जरा। अच्छा, इसको मैंने अभी सिखाया नहीं है, समझ लो जरा, इसको समझ लेते हैं जरा, ध्यान से सुनना और जानना।
जितने भी स्ट्रक्चर्स, चाहे ऑल ऑफ वाले हों, चाहे आइदर ऑफ वाले हों, चाहे नाइदर ऑफ वाले हों, चाहे नन ऑफ वाले हों, चाहे कौन सा रह गया, आइदर ना बोथ ऑफ वाले हों, जब भी आप ऐसे स्ट्रक्चर्स देखेंगे, जब भी आप ऐसे स्ट्रक्चर्स देखेंगे, आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला आपको ध्यान रखना है कि बाद में आने वाला नाउन प्लूरल नाउन होगा। बाद में आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा। मैं अगर ऑल ऑफ बोल रहा हूं तो आगे मुझे प्लूरल ही लगाना पड़ेगा, ऑल ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द बॉयज, बोथ ऑफ द बॉयज। कारण क्या है समझो जरा, जब मैं कहता हूं ऑल ऑफ द बॉयज तो ये बॉयज एक से ज्यादा होंगे, तो क्योंकि बॉयज एक से ज्यादा हैं तो मैं ऑल ऑफ द बॉयज लिखूंगा। जब मैं कहता हूं आइदर ऑफ द बॉयज तो जो दो बॉयज हैं उनमें से ही आइदर है, उनमें से एक है, लेकिन ये दो तो क्या है, ये ग्रुप तो दो है जो मुझे ऑफ के बाद दिखाना पड़ेगा। तो हमेशा आपको प्लूरल लगाना पड़ता है। और दूसरी चीज, आपको हमेशा नाउन से पहले दा देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, दा देना पड़ता है। अगर ये क्लियर है आपको तो ये सवाल निकाल लोगे। पढ़िए जरा एक बार। आपको हमेशा दा जो है वो देना पड़ता है। सुपर मॉक की क्लास वाईटी पर होगी, यूट्यूब पर होगी, 9 बजे पहली क्लासेस बुधवार को। बुक आने वाली है मेरी, मैं बताऊंगा बुक के बारे में भी। सबसे पहले तो रीडिंग की किताब ही लॉन्च कर रहा हूं जनवरी में, आप मानकर चलिए पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में लॉन्च हो जाएगी। बहुत यूनिक किताब बनाई है मैंने, बहुत पिछले आप ही मानकर चलो 1.5 साल से काम किया है मैंने उसके ऊपर। मतलब वो मैंने इस तरह से बनाई है कि बच्चा बैठ कर ना वो किताब उसको ट्रेन करे। अच्छा पहले ये देखो, अब एक स्टेप ऐसे बढ़ो, फिर ऐसे बढ़ो, फिर ऐसे बढ़ो, ऐसे ये होता है। मतलब बहुत डिटेल में बनाई हुई है, बहुत बढ़िया है। आप देखोगे आपको समझ में आएगी। चलिए यहां पर आप देखेंगे आइदर ऑफ प्रपोज्ड पॉलिसीज गलत है, आइदर ऑफ द प्रपोज्ड पॉलिसीज होना चाहिए। नाइदर ऑफ द मैनेजर्स ये सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। नन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ये भी सही दिख रहा है क्योंकि नाउन लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि एरर कहां पर है, तो एरर जो है वो हमारे ए सेंटेंस में है। बाकी सेंटेंस जो है वो हमारा क्या है, एकदम सही लिखा हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है किसी भी सेंटेंस में। सबसे पहले दा लगा हुआ है, सबसे पहले क्या लगा है, दा लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट पे आते हैं। चलो ये हमारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। हालांकि मुझे एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाना था लेकिन हमारा ग्रामर का टाइम खत्म हो गया है। इस कॉन्सेप्ट को हम कल कवर करेंगे। हम बढ़ रहे हैं कहां पर, मेन थीम और टोन के क्वेश्चंस पर बढ़ रहे हैं। इस एक्सरसाइज को भी करना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी होने वाला है, बहुत जरूरी होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। आपके जो सवाल कोर्स से रिलेटेड नहीं है, आखिरी के 5 मिनट में जो पूछना है, आखिरी के 5 मिनट में पूछ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं जरा। देखो अगर आप पहली क्लास में थे तो मैंने आपको सिखाया था मेन थीम कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था जब आप मेन थीम सेलेक्ट कर रहे हो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो मेन टॉपिक क्या है और उस मेन टॉपिक को लेके ऑथर के विचार कैसे हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है। ये दोनों चीजें मिलके मेन थीम बनाती हैं। बहुत डिटेल में आपको समझाया था मैंने क्लास में, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज जरूर देखना। फिर मैं आपके पास आया टोन के सवाल में। मैंने आपको सिखाया टोन का मतलब ये नहीं होता कि सेंटेंस पॉजिटिव है या सेंटेंस नेगेटिव है ना, टोन का ये मतलब नहीं होता। मैंने आपको बताया था पैसेज चाहे कैसा भी हो, ऑथर का विचार उस पैसेज को लेके क्या है। टोन का मतलब टोन नहीं होता, टोन का मतलब होता है ऑथर का जो एटीट्यूड है उस पैसेज को लेकर वो क्या है, ऑथर के पर्सनल विचार क्या है उसको लेकर, उसे हम टोन कहते हैं। एक पैसेज बहुत नेगेटिव हो सकता है। सोचिए जरा, भारत में जो है, भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी, मान लो ऐसा पैसेज है कि भारत में जो है बहुत आतंकवाद बढ़ रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, भारत में जो है अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उससे पहले और भी पुलवामा का भी अटैक हुआ। मान लो एक आर्टिकल है, इसमें बहुत सारी नेगेटिव बातें की गई हैं कि 100 सैनिक मारे गए, ये हो गया वो हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं वो टोन क्या है, तो आप कहोगे कि सर इसमें तो बड़ी नेगेटिव बातें हो रही हैं, तो पैसेज की टोन क्या है, नेगेटिव ही होगी। यस और नो, हमारा कॉमन कंसेप्शन रहता है कि अगर इतनी गलत बातें हो रही हैं कि टेररिज्म से भारत में इतने लोग मारे गए, इतना जो है नुकसान हुआ, सैनिक इतने मारे गए, तो आपको लगेगा कि टोन नेगेटिव है, क्योंकि हमारा मानना है कि नेगेटिव बातें नेगेटिव टोन नहीं, नेगेटिव बातें नेगेटिव टोन नहीं। अब इमेजिन करो, ये जो आर्टिकल है कि भारत में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसको आईएसआई के हेड ने लिखा,
आईएसआई का पाकिस्तान में जो हेड है उसने ये आर्टिकल लिखा है। तो फिर इस पैसेज की टोन क्या होगी कि हमारा मिशन कामयाब रहा, हमारा मकसद कामयाब रहा, हमने भारत में इतने लोगों को मार गिराया, हमने इतने इतने ये कर दिया, इतने सोल्जर्स मारे गए, तो टोन पॉजिटिव हो जाएगी ना, हो जाएगी ना। हमें बात क्या कही गई है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है नहीं, जो उस बात को कह रहा है उसका क्या एटीट्यूड है वो डिसाइड करता है टोन पॉजिटिव है नेगेटिव है। पहली बात आपको यह समझनी पड़ेगी। क्लियर है? ये पिछले क्लास में मैंने समझाया था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस में जा रहे हैं। पहले आपको मैं ये साथ साथ पढ़ाकर चलूंगा, साथ साथ समझाऊंगा, और फिर इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। ये उन्हीं फंडामेंटल्स पर बने हुए हैं जिन फंडामेंटल्स पर हमारी पुरानी क्लासेस रही हैं। जरा मुझे बताइए, पहले आप पढ़िए इसको एक बार बढ़िया तरीके से, एक बार बढ़िया तरीके से इसको पढ़िए एवरीबॉडी। पढ़ लिया? चलो साथ में पढ़ते हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी मैं मदद करूंगा समझने के लिए। आप ये मानकर चलिए आपके एग्जामिनेशन में पैसेज इससे भी कर्री भाषा में आएंगे, डिफिकल्ट भाषा में आएंगे, तो हमें थोड़ा स्टैंडर्ड बना के रखना पड़ेगा। पढ़ते हैं जरा। देखो क्या कहा जा रहा है, द एक्सटेंसिव इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इनटू डेली रूटीन्स हैज सिग्निफिकेंटली रीशेप्ड कम्युनिकेशन पैटर्न्स। मतलब जो एक्सटेंसिव इंटीग्रेशन मतलब जोड़ा जा रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी को हमारे डेली रूटीन से, इससे हमारे जो कम्युनिकेशन पैटर्न्स हैं वो रीशेप हो गए। रीशेप का बेसिक मतलब होता है पहले से बेहतर हो गए हैं। तो शायद कुछ पॉजिटिव बात यहां दिख रही है हमें, यानी ऑथर कह रहा है कि बेहतर हुए हैं, वर्क प्रैक्टिसेस बढ़िया हो गई हैं और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बढ़िया हो गया है, वाइल एफिशिएंसी एंड इमीडिएसी हैव अनडाउटेडली इंप्रूव्ड। अब देखो कह रहा है, ऑथर खुद कह रहा है कि जो एफिशिएंसी है और जो इमीडिएसी यानी काम जल्दी हो जाता है ये इंप्रूव हो गई है। तो यहां तक अगर आप देखेंगे तो ऑथर का जो नजरिया है वो हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है। लेकिन आगे अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि एक्सेसिव रिलायंस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैज जनरेटेड नोटेबल कंसर्न। हमारा बहुत ज्यादा निर्भरता जो हो गई है इन प्लेटफॉर्म्स पर, तो इससे कुछ चिंताएं भी हो गई हैं। तो यानी ऑथर जो है क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। प्रोलॉन्ग स्क्रीन एक्सपोजर हैज बीन एसोसिएटेड विद डिमिनिश्ड कंसंट्रेशन। इतना लंबे समय तक हम स्क्रीन के सामने रहते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन जो है वो डिमिनिश हो जाता है और हमारी इंटरपर्सनल एंगेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स खराब हो जाती हैं। तो नेगेटिव बात हो रही है। इन प्रोफेशनल सेटिंग्स अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी हैज इरोडेड बाउंड्रीज बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। अगर प्रोफेशनल सेटिंग में देखा जाए, क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया हो गई है, तो जो रेखाएं हैं, जो बाउंड्रीज हैं, वो कमजोर हो गई हैं वर्क में और पर्सनल लाइफ में, ऑफन रिजल्टिंग इन साइकोलॉजिकल फटीग, जिससे हम साइकोलॉजिकली थके हुए रहते हैं। अगेन नेगेटिव बात हो रही है। फर्दर मोर अनइवन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हैज इंटेंसिफाइड एग्जिस्टिंग सोशल डिस्पैरिटीज। ये जो अनइवन एक्सेस है टेक्नोलॉजी से, इससे सोशल असमानताएं जो है वो क्या हो गई हैं और बढ़ गई हैं, इंटेंसिफाई हो गई हैं। डिस्पाइट दीज इंप्लीकेशंस डिजिटल एक्सपेंशन, इतने सारे इंप्लीकेशंस के बावजूद जो डिजिटल एक्सपेंशन है रैपिडली बढ़ रहा है, आउटपेस कर रहा है इवैल्यूएशन को, लॉन्ग टर्म सोसाइटल इंपैक्ट। अब देखो आपको क्या समझना है, जब आपसे पूछा जाता है कि पैसेज की टोन क्या है, पैसेज की टोन क्या है, तो सबसे पहले आप सोचते हैं ऑथर का मूड क्या है। ऑथर का मूड क्या है? क्या हम आंसर देंगे आप मुझे, क्या हम कह सकते हैं कि ऑथर का मूड पूरा ही खराब है? यस और नो बताइए जरा। क्या ऑथर यही कह रहा है कि सभी खराब है टेक्नोलॉजी से? नहीं। यस और नो में आंसर दीजिए। क्या कह रहा है सभी खराब है? नहीं कह रहा सभी खराब है, क्योंकि शुरुआती दौर में वो ये कह रहा है कि चीजें बढ़िया भी हुई हैं और ये चीजों में इंप्रूवमेंट भी आया है, ये उसका ओपिनियन है। और ये भी कह रहा है कि ये कमियां भी हैं। यानी आपका पैसेज जो है प्लस और माइनस में डूबा हुआ है। किसमें डूबा हुआ है? प्लस और माइनस में डूबा हुआ है। यानी ऑथर जो है क्या कर रहा है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ अच्छी बातें बता रहा है, कुछ बुरी बातें बता रहा है। तो याद रखेंगे, जब पैसेज में ऑथर का नजरिया
अच्छी बातें भी बताने का हो और बुरी बातें भी बताने का हो, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड टोन। क्या कहते हैं उसे? बैलेंस्ड टोन कहते हैं। और या फिर उसको एनालिटिकल टोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एनालिटिकल टोन कहते हैं, या फिर उसको ऑब्जेक्टिव टोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑब्जेक्टिव टोन के नाम से जानते हैं। या तो हम उसे, इस साल एग्जामिनेशन में बैलेंस टोन 2 जगह पूछी गई थी, या तो उसे बैलेंस्ड टोन कहते हैं, या एनालिटिकल टोन कहते हैं, या ऑब्जेक्टिव टोन कहते हैं। जब भी टोन डिसाइड कर रहे हो, एक ही सवाल पूछिए, क्या पूरे पैसेज में यही बात हुई है? खराब ही हुई है? अच्छी ही हुई है? अगर नहीं, दोनों तरीके की हुई हैं, तो इसमें से जो है आप आंसर यूज कर सकते हो। क्लियर है? अब सपोज करो मैं इस क्वेश्चन को चेंज करूं, जैसे एग्जाम में आता भी है, व्हाट इज द ऑथर्स एटीट्यूड इन द लेटर पार्ट ऑफ द पैसेज? ऑथर का क्या एटीट्यूड है लेटर पार्ट में? लेटर का मतलब होता है बाद वाला। लेटर का मतलब क्या होता है? बाद वाला। ऑथर का क्या एटीट्यूड है लेटर पार्ट ऑफ द पैसेज में? लेटर का मतलब बाद वाला। बाद वाला मतलब नेगेटिव। ये तो नेगेटिव बात कर रहा है, और इस नेगेटिव में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आलोचना कर रहा है, हमें नुकसान बता रहा है टेक्नोलॉजी के। तो हम कह सकते हैं, कल के क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसी टोन्स को हम क्रिटिकल टोन्स कह सकते हैं। क्रिटिकल के साथ रेप्रिमांडिंग कह सकते हैं। रेप्रिमांड का मतलब तीखी आलोचना होता है। इसके अलावा सेंश्योरिंग कह सकते हैं, मतलब आलोचना होता है। कंडेमिंग कह सकते हैं, आलोचना होता है। तो इनमें से कोई जो है यूज कर सकते हैं। ये हमने कल के क्लास में डिस्कस किया था। अब जरा इधर आइए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पर अगर मैं कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, अगर मैं यहां लेटर पार्ट लगा दूं तो ये क्या हो जाएगी? क्रिटिकल हो जाएगी। अगर मैं पूरे पैसेज की बात करूं तो ये बैलेंस्ड हो जाएगी। हमें पता है कि ये एप्रिशिएटिव और एंथुसियास्टिक नहीं हो सकती। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं जरा। अब आते हैं इस पहले सवाल पर। मेन थीम, मेन मुद्दा क्या है पैसेज का? पढ़िए जरा और बताइएगा। सर मेरा स्कोर नहीं बन रहा, प्लीज कंसिस्टेंटली फॉलो करो बेटा। 3-4 दिन तो हुए, अभी बैच शुरू है। कम से कम 1-1.5-2 महीने कंसिस्टेंटली लगाओ। हर जो चीज क्लास में करा रहा हूं उसको अच्छे से करो। खुद के साथ बेईमानी नहीं करनी है, कंसिस्टेंट रहना है। जितना मेहनत हो सकती है उतना मेहनत करना है। सी जो है इसका राइट आंसर है। शुरुआती हिस्से में बताया गया है कि जो अनचेक्ड एक्सपेंशन हो रहा है डिजिटल डिपेंडेंस का, और बाद के हिस्से में बताया गया है कि इसके बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेन थीम होती है जिसका जिक्र पूरे पैसेज में हमें देखने के लिए मिलता है। चलिए जरा दूसरे सेशन में आएंगे, दूसरे उसमें आएंगे, पढ़ेंगे जरा और मुझे बताइएगा। एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे। कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। पढ़िए जरा, पढ़ लिया होगा आपने आई थिंक। पढ़ते हैं जरा दोबारा, उसको इम्प्रिंट करते हैं। मैं एक चीज बता देता हूं, देखो एक चीज समझना, जब आप फील्ड में नए आते हो, यहाँ आपको बार बार असफलता मिल रही होती है पास में, तो आप थोड़े से एप्रीहेंसिव होते हो, थोड़ा सा झिझक में होते हो। लेकिन अगर आप एक बात को समझ लो, जैसे अगर आप पिछले साल जाएंगे, मैंने लगभग 100 तो शॉर्ट्स डलवाए थे हमारे अड्डा चैनल पर, लगभग 10-15 मैंने पर्सनल इंटरव्यूज लिए थे जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे। आप एक कॉमन चीज देखोगे, हर बच्चा एक कॉमन बात जरूर कहता हुआ मिलेगा, और वो बात ये है कि जो अंग्रेजी है ना, वो इंप्रूव होती है कंसिस्टेंसी के साथ और एफर्ट्स के साथ। ये ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर इनबॉर्न स्किल है, नहीं, किसी के अंदर अंग्रेजी की इनबॉर्न स्किल नहीं होती। ये सीखी जाने वाली स्किल है।
मैथ्स के साथ अक्सर ऐसा होता है कि बचपन में अच्छा पढ़ा होता है, बहुत अच्छे लेवल पर कराते हैं, लेकिन अंग्रेजी की जो हालत है ना हमारे देश में वो इस तरह से है कि 90% जो बच्चा आता है वो ऑलमोस्ट बेसिक से ही तैयारी कर रहा होता है। तो हमेशा जब तक तुम ये बात फिट नहीं बिठाओगे कि तुम्हें समय देना है, समय डिपेंड करता है तुम किस स्टैंडर्ड पे बैठे हुए, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। लेकिन आप ये मानकर चलो कि अगर आप फ्रेशर हो, शुरुआत कर रहे हो या पास्ट में अच्छे से सिलेबस नहीं कराए, तो कम से कम खुद को नीचा दिखाने से पहले 5 महीने का लगकर प्रयास करो, एक बार लग कर दे दो, तब जाके खुद पर क्वेश्चन उठाओ कि आपसे क्या गलतियां हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं। क्लियर है? पढ़ते हैं जरा। अर्बनाइजेशन हैज स्टेडली ऑल्टर्ड डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स बाय ड्राइंग पॉपुलेशंस टुवर्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी। कहा जा रहा है जो अर्बनाइजेशन है या शहरीकरण है, इसने जो डेमोग्राफिक है उसको ऑल्टर कर दिया, मतलब चेंज कर दिया है, और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को भी चेंज कर दिया है। कैसे? सारी जो पॉपुलेशन है, ज्यादातर पॉपुलेशन मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर्स की तरफ भाग जाती है, मतलब आ जाती है। सिटीज है फैसिलिटेटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सिटीज ने क्या किया है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसे फैसिलिटेट किया, यानी आसान बनाया है, बढ़ाया है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को इंप्रूव किया है और एक्सेस को इंप्रूव किया है हेल्थ केयर और एजुकेशन में। तो अभी आप देखोगे ऑथर का व्यू जो है पॉजिटिव दिख रहा है, वो कह रहा है कि इंप्रूवमेंट हुआ है। साइमल्टेनियसली राइजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी हैज प्लेस्ड कंसिडरेबल प्रेशर। जो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, इससे कंसिडरेबल प्रेशर आया है हाउसिंग पर, सैनिटेशन पर और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। कुछ नेगेटिव बात हो रही है। द कन्वर्जन ऑफ रूरल लैंड into urban settlements has also affected local ecological balance। ये अर्बनीकरण जो हुआ है, शहरीकरण हुआ है गांव का, इससे इकोलॉजिकल बैलेंस भी खराब हुआ है, नेगेटिव लग रहा है। कॉन्सिक्वेंटली अर्बनाइजेशन रिप्रेजेंट्स अ मल्टीफेसेटेड प्रोसेस, यानी जो शहरीकरण है इसके मल्टीफेसेटेड प्रोसेस है। आज सुबह की क्लास में मैं आपको ये शब्द करवा रहा था, यानी कई पहलू हैं, बहुत सारे पहलू हैं, जहां पर डेवलपमेंट बेनिफिट्स भी हुए हैं और साथ में चैलेंजेस भी आए हैं। तो अगर आप देखोगे इस पूरे पैसेज को, तो फायदा नुकसान, फायदा नुकसान, फायदा नुकसान। क्या हम सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि टोन जो है इसका बैलेंस्ड है? यस और नो? कैन वी से इट विद सर्टेनिटी कि ये इधर उधर जंप कर रहे हैं, फायदे भी बता रहे हैं, नुकसान भी बता रहे हैं? तो क्या हम कह सकते हैं कि बैलेंस टोन में बात कर रहे हैं? किसी को पूरा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, किसी की पूरी प्रशंसा नहीं करना चाहते। ये अगेन क्या है, बैलेंस्ड टोन जो है वो हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम बैलेंस्ड टोन जो है मानेंगे। आंसर मुझे लगता है आप दे पाएंगे। द टोन ऑफ द पैसेज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज बैलेंस्ड। जरा मुझे बताइए कि यहां पर क्या आंसर होगा, जरा बताइए। अगर आपसे मेन थीम पूछी जाए तो क्या आंसर जो है आपको चूज करना पड़ेगा? एलिमिनेट करें मेन थीम। मेन थीम बताया था पूरा पैसेज और उसको लेके एटीट्यूड क्या है ऑथर का। टॉपिक हमारा अर्बनाइजेशन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या पैसेज में सिर्फ ये कहा गया कि वो थ्रेट है? उड़ा दो, खतरा तो नहीं कहा गया सिर्फ। सिटीज एज इंजन, ये बात बिल्कुल सही है, शहरों की बात हो रही है, लेकिन क्या सिर्फ ये बात कही कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही करते हैं शहर और कोई नुकसान नहीं है? उड़ा दो। क्या रूरल इकोनॉमीज नीचे जा रही है? पैसेज इस बारे में है? नहीं। द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, सरकारों का जो फेलियर हुआ है, क्या पैसेज उस बारे में? नहीं। पैसेज है कि अर्बनाइजेशन जो है एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है जहां पर मिक्स्ड आउटकम्स है, मतलब पॉजिटिव परिणाम भी हैं और नेगेटिव परिणाम भी हैं। तो इसीलिए जो है ई आपका जो है राइट आंसर होगा। क्या बनता है मेन थीम? टॉपिक। पहली चीज क्या? टॉपिक। उस टॉपिक को लेके एटीट्यूड बन जाता है मेन थीम। टॉपिक और टॉपिक को लेकर एटीट्यूड बन जाता है क्या? आपका मेन थीम जो है बन जाता है। आई होप आप सभी को क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। क्लियर है तो एक बार मुझे CL टाइप करके दे दीजिए सारे के सारे। इफ दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, गिव मी अ CL। और याद रखिए डेडिकेशन चाहिए मुझे, 100% चाहिए। इस बैच में लास्ट ईयर ये बैच रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच रहा था इंग्लिश वाणी, और इस साल ऑलरेडी ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। आई थिंक इसमें हजारों बच्चे एनरोल हो चुके हैं। तो भैया थोड़ी लाज तुम्हें रखनी है, काम करना है, मेहनत करनी है। आगे बढ़ते हैं जरा। ये आप खुद सॉल्व करेंगे, सेम पैटर्न पर है, आपके खुद को सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। आज के हम वोकैबुलरी सेक्शन पर जा रहे हैं। रोज लगभग 10 शब्दों को एग्जाम के अलग अलग पैटर्न में हम देखेंगे। सुबह इंडो एडिटोरियल में तो देखते भी हैं, यहां किसी और नजरिए से देखेंगे। क्या नजरिया है वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप इस पैसेज को जड़ से पढ़ेंगे, राइट फ्रॉम द स्टार्ट
टिल द एंड आपको इसको पढ़ना है। पढ़ लें तो एक बार मुझे डन टाइप कर देंगे आप सारे के सारे। पढ़ लें तो एक बार मुझे डन टाइप कर देंगे। चलिए पढ़ें जरा। आप अगर नोटिस करेंगे तो पैसेजेस कुछ इस तरह से डिजाइन किए गए हैं जहां पर आपकी रीडिंग भी इंप्रूव हो, और ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं ये आप बिना वर्ड्स का मीनिंग जाने भी कहीं ना कहीं इस पैसेज से इन्फर कर पाए कि इनका क्या मीनिंग होगा। ये जो है ये एक्सरसाइज है, कॉम्बिनेशन है, जहां पर रीडिंग और वोकैबुलरी साथ में इंप्रूव होनी चाहिए। तो इसको आपको रीडिंग की नजर से भी पढ़ना है और वोकैबुलरी की नजर से भी पढ़ना है। आगे क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। देखो क्या कहा जा रहा है, इन रिसेंट ईयर्स organizations have been required to operate in an increasingly volatile environment। ये पिछले कुछ सालों में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे उम्मीद की जा रही है या वो ऑपरेट कर रही है कैसे, वोलेटाइल एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है। अब हमें पता है, हम बिगिनर हैं, वोलेटाइल का मतलब हमें नहीं पता, लेकिन अगर आगे जाएंगे, वेयर सडन पॉलिसी शिफ्ट्स एंड अनप्रेडिक्टेबल मार्केट मूवमेंट्स हैव बिकम कॉमन। जहां पर क्या है, अचानक से चीजें बदल जाती हैं और अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं, ये बहुत कॉमन हो गया है। तो हमें समझ में आ रहा है कि पहली बात तो समझ में आ रही है कि वोलेटाइल एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। दूसरा हमें समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं इसका मतलब है चीजें जब एक जैसी नहीं रहती, ऊपर नीचे हो जाती हैं, अस्थिर हो जाती हैं या फिर अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं, राइट। हम रेफरेंस से यानी इन्फ्रेंस से जो है पता लगा पा रहे हैं ये बात। आगे मीनिंग में भी देखेंगे। आगे देखिए, सच कंडीशंस डिमांड नॉट ओनली टेक्निकल एक्सपर्टीज। ऐसी जो कंडीशंस हैं ये सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं मानती बल्कि रेजिलिएंट लीडरशिप भी मांगती हैं। अब ये रेजिलिएंट लीडरशिप हमें पता चल रहा है कि अगर कुछ मांगा जा रहा है तो अच्छा ही मांगा जा रहा होगा। तो पहली बात तो हमें यहीं से पता चल जाती है कि रेजिलिएंट का मतलब पॉजिटिव होगा। बाकी जब हम आगे पढ़ते हैं, ये रेजिलिएंट लीडरशिप कैसी लीडरशिप है, जो कि प्रेशर को झेल पाए, दैट कैन विदस्टैंड प्रेशर एंड रिकवर क्विकली फ्रॉम सेटबैक्स। तो इसका मतलब रेजिलिएंट का मतलब शायद ऐसा होगा जो प्रेशर में टूटे ना और शॉक को झेल पाए। तो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होने की बात हो रही है। इन्फ्रेंस से हमें यह पता चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। डिसीजंस टेकन अंडर अनसर्टेनिटी मस्ट बी प्रैग्मेटिक। यानी जो डिसीजंस अनसर्टेनिटी में लिए जाएं वो डिसीजंस कैसे होने चाहिए, प्रैग्मेटिक होने चाहिए। ऑब्वियसली बात है, डिसीजंस कैसे, अच्छे ही होने चाहिए। तो हमें यहां से रेफरेंस मिल रहा है कि पॉजिटिव मीनिंग होगा। लेकिन अब आगे और पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। फोकसिंग ऑन वर्केबल सॉल्यूशन, हमें फोकस करना चाहिए समाधान निकालने पर, रादर देन आइडियल बट इम्प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज। और इम्प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज को फॉलो नहीं करना चाहिए। यानी प्रैग्मेटिक का मतलब भी पॉजिटिव होगा, यही मतलब है इसका। आगे देखिए, हाउएवर मेनी इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यू टू रिलाई ऑन ऑब्सोलीट सिस्टम। हालांकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अभी भी रिलाई करते हैं। रिलाई का मतलब है निर्भर करना, किस पर, ऑब्सोलीट सिस्टम्स पर। अब ये ऑब्सोलीट सिस्टम्स क्या है, दैट नो लॉन्गर अलाइन विद प्रेजेंट डे डिमांड। जो वर्तमान की डिमांड्स हैं उन पर अलाइंड नहीं है। यानी पुराने सिस्टम्स, ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो पुराने हो चुके हैं या आउटडेटेड हो चुके हैं। आगे बढ़िए। रिजल्टिंग इन डिलेज एंड इनएफिशिएंसी, जिससे डिलेज हो जाती हैं और इनएफिशिएंसीज हो जाती हैं। दिस रिलक्टेंस टू अडेप्ट ऑफन लीड्स टू काउंटर प्रोडक्टिव आउटकम। और क्योंकि हम इन चीजों को अडेप्ट नहीं करना चाहते तो इससे ऐसे नतीजे आ जाते हैं जो काउंटर प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव जानते हैं सारे, काउंटर उसका उल्टा। ऐसे जो काउंटर प्रोडक्टिव हैं जहां पर वेल इंटेंडेड एक्शन वर्सन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स और खराब हालात में चली जाती हैं और सॉल्व नहीं होती। इन कॉन्ट्रास्ट ऑर्गेनाइजेशंस दैट अडेप्ट कोहेरेंट प्लानिंग, कॉन्ट्रास्ट में देखा जाए वो संस्थाएं जो कोहेरेंट प्लानिंग करती हैं। आज सुबह की क्लास में करा रहा था मैं आपको कोहेरेंट, तभी कहता हूं कितना जरूरी है एडिटोरियल। वो ऑर्गेनाइजेशन जो कोहेरेंट प्लानिंग करती हैं, कोहेरेंट का मतलब जहां पर ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्सेज और टाइमलाइंस क्या होती हैं, लॉजिकली कनेक्टेड होती हैं। बताया था ना सुबह, कोहेरेंट का मतलब लॉजिकली कनेक्टेड होना। तो क्या होता है, टेंड टू रिस्पॉन्ड मोर इफेक्टिवली। ऐसी संस्थाएं बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती हैं। एट द इंडिविजुअल लेवल
प्रोफेशनल्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल। अगर पर्सनल लेवल पर देखा जाए तो प्रोफेशनल से आशा की जाती है कि वो मेटिकुलस अटेंशन देंगे, मतलब बहुत ध्यान से। अब मेटिकुलस का मतलब क्या है? वो कंप्लायंस, मतलब हर चीज को ध्यान से करेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे। तो इसका मतलब है मेटिकुलस का मतलब भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? जो अच्छे से प्रयास करता है, गिव अप नहीं करता, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करता है। आगे देखिए, एट द सेम टाइम एथिकल कंडक्ट रिमेन्स इंडिस्पेंसिबल। मतलब जो एथिकल कंडक्ट है, मतलब नैतिकता से काम करना क्या है? इंडिस्पेंसिबल है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है मैंडेटरी, जिससे बचा ही नहीं जा सकता। तो जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो बार बार इस पैसेज को पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे क्या मीनिंग आपका इसका नजर आ रहा है। तो अगर हम, और जब भी मीनिंग देख रहे हो तो सबसे पहले यह जरूर देखिएगा उस शब्द का जो लॉजिकल इन्फ्रेंस है वो आपको पॉजिटिव समझ आ रहा है या आपको नेगेटिव समझ में आ रहा है, वो डिसाइड करेगा कि क्या आंसर होना चाहिए। अब अगर मैं आपको यहां पर, आप लोगों के लिए मैंने क्या किया है, इस शब्द के ये जितने भी शब्द हैं इनके मीनिंग भी लिखे हैं ताकि आपको ये शीट रिवाइज करने में आसानी रहे। जैसे मैंने यहाँ वोलेटाइल, रेजिलियंट, इनके मीनिंग लिखे हैं, इसके दो सिनोनिम्स भी लिखे हुए हैं ताकि आप रिवाइज कर पाए। अब अगर आपको ये क्लियर है तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको वोकैबुलरी सिर्फ रटाते नहीं है, वो आपको अप्लाई करवा के दिखाते हैं कि बेटा तूने सीख तो लिए 8 शब्द, क्या 8 शब्द दिए जब एग्जाम में आएंगे तो तुम इनको अप्लाई कर पाओगे? चलो देखते हैं, एक बार पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को और फिर आंसर दीजिएगा जो ये लिखा हुआ है। पढ़िए जरा इन क्वेश्चंस को, ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़िए, बहुत ध्यान से। दिस इज द ओनली नेचुरल प्रोसेस टू इंप्रूव वोकैबुलरी, कोई और प्रोसेस नहीं है। पढ़ते हैं जरा, आत्मा में समाओगे नहीं ना जब तक शब्दों को, तब तक वो याद नहीं होंगे, दिमाग से स्लिप हो जाएंगे। पढ़ते हैं। ओवर द पास्ट ईयर द फर्म्स रेवेन्यू ग्राफ डिस्प्लेड एब्रप्ट सर्जेस। जो पिछले कुछ सालों में जो फर्म का रेवेन्यू ग्राफ था उसमें एब्रप्ट मतलब इनकंसिस्टेंट सर्जेस थे, उतार चढ़ाव था। फॉलोड बाय इक्वली शार्प डाउनटर्न्स, कभी ऊपर जा रहा था कभी नीचे जा रहा था। यानी हमें समझ में आ रहा है क्या था ये? इनकंसिस्टेंट था। क्लियर है? आगे बढ़िए। ऑफन ट्रिगर्ड बाय माइनर मार्केट सिग्नल्स, जो कि अक्सर मार्केट की वजह से ऐसा हो रहा था। इवन एक्सपीरियंस एनालिस्ट फाउंड इट डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश स्टेबल ट्रेंड्स और प्रोजेक्ट फ्यूचर अर्निंग्स विद कॉन्फिडेंस। इवन जो एक्सपीरियंस एनालिस्ट थे उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया था स्टेबल ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना और फ्यूचर अर्निंग्स के बारे में बताना, यानी कॉन्फिडेंस नहीं था। एज अ रिजल्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रिक्वायर्ड कांस्टेंट रिवीजन। इस कारण क्या हुआ, जो प्लानिंग थी वो बार बार बदलनी पड़ी, बार बार उसको रिवाइज करना पड़ा, कोई फिक्स नहीं रही। यानी पूछा जा रहा है कि ये जो अगर आपको पैसेज दिया जाए, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द फर्म्स फाइनेंशियल बिहेवियर, फर्म का फाइनेंशियल बिहेवियर था ये कैसा था? नेगेटिव था ना। अब देखो, मेटिकुलस पॉजिटिव वर्ड होता है, कोहेरेंट लॉजिकल पॉजिटिव वर्ड होता है, रेजिलियंट पॉजिटिव वर्ड होता है, इंडिस्पेंसिबल का मतलब मैंडेटरी होता है, आता नहीं है। उसका जो बिहेवियर था फर्म का कैसा था? वोलेटाइल था, बिहेवियर इनकंसिस्टेंट था, मतलब फर्म जो थी उसमें कंसिस्टेंसी जो है वो सही नहीं थी। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? एक बार मुझे CL आप टाइप करके दे दीजिए सारे के सारे, अगर क्लियर है तो। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं जरा दूसरे वाले पर, पढ़िए जरा, आंसर दीजिएगा अच्छे से, अच्छे से पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है विच वर्ड बेस्ट कन्वेज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रस्ट। पैसेज में जो ट्रस्ट का जिक्र किया गया है इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो ट्रस्ट के बारे में बताता है? कौन सा ऐसा एडजेक्टिव है जो ट्रस्ट को डिफाइन करेगा? पढ़ते हैं। इन कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, मतलब जब संयुक्त रूप से प्रयास होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट
enables open communication. Mutual trust से क्या है, open communication होती है और effective cooperation होता है. When trust is absent, जब trust नहीं होता तो misunderstanding बढ़ जाती है और टीम वर्क जो है कमजोर हो जाता है. रिगार्डलेस ऑफ इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस, आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन आपका काम नहीं बनेगा. इट्स प्रेजेंस देयरफॉर रिमेन्स सेंट्रल, इसीलिए इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी शेयर्ड एंडीवर के लिए, प्रयास के लिए. यानी ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, यानी मैंडेटरी है. यहां पर हिंट भी दिया हुआ है कि इसका प्रेजेंस जो है वो सेंट्रल होना चाहिए. अगर मैंडेटरी है तो मैंडेटरी के लिए जो राइट वर्ड है हमारे लिए वो क्या है, इंडिस्पेंसिबल जो है हमारा राइट वर्ड है. क्लियर है? तो आपको क्या करना है, इसी लाइन पर ये जो आगे के पैसेजेस हैं सब में अलग अलग शब्द यूज हुए हैं, आपने इनको करना है. एक तो आप ये करेंगे, क्लियर है, इसके आंसर्स कल मैं डिस्कस करूंगा. इसके अलावा जो साथ में असाइनमेंट शीट लगी है वो भी आप करेंगे. पहले दिन मैंने आपको ये भी बताया था आपका टाइम टेबल पढ़ाई का क्या रहना चाहिए, तो ये आप जो है सारा कवर करेंगे. हम अच्छा खासा कंटेंट जो है 90 मिनट में कवर करते हैं, ये आपको साथ लेते हुए चलना है. पहले मुझे बताओ सबको क्लास कैसा लगा, क्या एंजॉय किया, डू यू थिंक दैट यू लर्नड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन द क्लास? आंसर दीजिए यस मुझे एक बार अगर आपको ऐसा लगता है तो. और याद रखिए बाद में आपके पास एक रेटिंग का ऑप्शन आता है. बैच की रेटिंग के आधार पर मैं डिसाइड करता हूं कि इस बैच में मुझे क्या क्या बढ़िया करवाना है और क्या क्या चीजें करवानी है, क्योंकि उससे पता चलता है बच्चे का इंटरेस्ट किस तरीके का है क्लास को लेकर. तो प्लीज इसको रेट करिए बढ़िया तरीके से. लास्ट ईयर ये हाईएस्ट रैंक्ड बैच था हमारे प्लेटफॉर्म का, इस साल भी ऐसा होना चाहिए. होगा तो बहुत सारी ऐसी चीजें इस क्लास में होंगी, इस बैच में होंगी जो आपने इमेजिन भी नहीं की होंगी. मतलब उस लेवल पर मेरा प्रयास रहेगा कि इस बैच को मैं लेकर जाऊं, चाहे फिर मुझे 200 की जगह 250 घंटे क्यों ना पढ़ाना पड़े. आई विल मेक श्योर कि ऐसा हो. क्लियर है? कोई सवाल अगर आपके मन में है तो पूछ सकते हो मुझसे. व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने कहा था आपसे, जरूरी नहीं है कि आप व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन करें. अगर आपसे व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, ये टेलीग्राम का स्कैन कोड मैंने दे रखा है, ये आईडी दे रखी है, या तो स्कैन कर लीजिए ये आईडी. ये पर्सनल ग्रुप है टेलीग्राम का हमारे इंग्लिश वाणी बैच का. फिर भी व्हाट्सएप ग्रुप कुछ नया व्हाट्सएप में नहीं शेयर होता, यही शेयर होता है जो इसमें शेयर होता है. फिर भी मन है तो इन तीनों में से कोई भी एक कर लेना. ये ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है, ग्रुप 1 ऑलरेडी भर चुका है. ठीक है, ये कर सकते हो. ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश विद अनुभव सर. एडिटोरियल और बाकी सारी चीजें जो वाईटी पर होती हैं वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलती हैं. क्लियर है? और कोई सवाल अगर किसी के मन में है? थैंक यू वेरी मच. सही है. एरर डिटेक्शन का लास्ट क्वेश्चन हम कल सुबह क्लास में डिस्कस कर लेंगे. अगर आपका कोई डाउट है आज के क्लास में, अगर असाइनमेंट शीट में डाउट है तो वो हम आखिरी में करेंगे, लेकिन अगर इस क्लास में कोई डाउट है तो जो है हम कल सुबह जब सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे. और बताइए कुछ. प्रैक्टिस कहां से करें? अरे भैया असाइनमेंट साथ में लगा के दे रहा हूं आपको हर क्लास में, प्रैक्टिस आप वहां से करिए. आगरा में आप कौन सी जगह रहते हैं? बहुत ज्यादा दूर नहीं है ताजमहल से. और बताइए, क्लोज टेस्ट नहीं बन रहे हैं, क्लोज टेस्ट कराए नहीं है तो बनेंगे कैसे मेरे भाई? अभी कराएंगे तो बनेंगे. अरे भाई वर्तमान में जो करा रहा हूं उस पर देखो, वाटर के साथ सम यूज होगा, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल का सिस्टम है. आगे की क्लास में डिस्कस होगा, आज मैंने डिस्कस ही नहीं किया ना, अभी करने वाला नाउन में डिस्कस करूंगा. एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन जल्दी ही आ सकता है. डाउट सेशन होगा मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को. टॉट का क्लासेस मैंने यूट्यूब पर पूरा करवा दिया था, किक स्टार्ट के नाम से एक बैच स्टार्ट किया था, टॉट लिखा हुआ है वो आप लगा लीजिए. जय हिंद. टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने पहली क्लास में बात की थी, आपको कितनी देर क्या क्या करना है एक बार पहली क्लास देख लीजिए. टीम आएगा भाई, नोट्स बनाइए, बिल्कुल बनाइए, लेकिन अगर नोट बनाने के चक्कर में क्लास डिस्टर्ब हो रही है तो पहले क्लास देख लो, बाद में नोट्स बनाना. एडिटोरियल भैया सुबह 8 बजे लगाना ही लगाना है मेरे भाई. चलो आई थिंक मैं कर पाया हूं. ग्रुप मैंने बता दिया कैसे ज्वाइन करना है. पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, काम ज्यादा करिए, सवाल कम करिए, अपने आप चीजें बदलेंगी. थैंक यू वेरी मच.